दानव अपने ब्लेड से हमला जारी रखता है और सेका घायल हो जाता है और दानव उसे समाप्त कर देता है। जैसे ही दानव हॉल की ओर मुड़ता है, सेका पूरी तरह से ठीक पाया जाता है। दानव हैरान है कि वह कैसे जीवित है और सेका के सिर में चाकू लग जाता है, लेकिन वह कहता है कि वह पुनर्जीवित हो सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाल रंग के राक्षसों का एक झुंड एक कस्बे पर हमला कर रहा है। लोग डर से कांप रहे हैं। जैसे ही राक्षस पास आते हैं, एक अजगर ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। अजगर की पीठ पर बैठा एक आदमी गिरता है और सैकड़ों कागज के ताबीज राक्षसों पर गिरते हैं। हर राक्षस के सामने एक ताबीज रुकता है और विस्फोटों की एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो कस्बे के एक हिस्से को भी नष्ट कर देती है। एक राक्षस बच जाता है, लेकिन अजगर उसे एक ही बार में खा जाता है। हमें पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत भगाने वाला है जो सबसे महान बनना चाहता था, लेकिन शक्ति की उसकी खोज ने शाही दरबार को उससे डरने पर मजबूर कर दिया और अंत में उन्होंने उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि उसके सबसे पसंदीदा शिष्य को भी उसके खिलाफ भेज दिया। अपने अंतिम क्षणों में वह चाहता है कि वह और अधिक चालाक होता, अपने गुप्त पुनर्जन्म मंत्र का जाप करता है और अगले जीवन में बेहतर करने की कसम खाता है। फिर हम सेका नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक जादुई घेरे के बीच में है। उसके पिता उसकी शक्ति की जांच करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कोई भी मौलिक पत्थर नहीं चमकता, जिसका अर्थ है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उसका भाई ग्लाई उसे शर्मिंदगी का कारण बताकर उसका मजाक उड़ाता है। हमें पता चलता है कि वह एक नई दुनिया में पुनर्जन्म, जहां जादू पूरी तरह से अपनी पिछली आध्यात्मिक कलाओं से अलग, माना शक्ति न होने के बावजूद वह अपने शरीर से अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। हम सेगा को कुछ पत्ते इकट्ठा करते हुए देखते हैं। कागज बहुत महंगा है, इसलिए वह पत्तों से शिकिगामी बनाता है। पत्ते रूपांतरित होते हैं, कुछ चूहे बन जाते हैं और कुछ कौवे। उसका भाई ग्लाइस अचानक उसके पास आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। उसका भाई उसे नीचे देखता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन सेगा के कौवे उसकी रक्षा करते हैं। उनका बड़ा भाई लॉफ्ट दौड़कर आता है और उन्हें भगा देता है। कौवे ने देखा कि सेका निहत्था है, इसलिए उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह क्लाइडर को इलाज के लिए ले गया। हम देखते हैं कि सेगा अपनी नई दुनिया के बारे में खुद ही सीख रहा है। वह एक रखेल का बेटा है, जिसकी वजह से उसका सामाजिक दर्जा कम है, इसलिए घर पर उसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। हम उसे कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं। वह अपना कागज खुद बनाता है और आखिरकार अपना कागजी ताबीज बनाने में कामयाब हो जाता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और हम एथा नाम की एक युवा नौकरानी से मिलते हैं जो उसका कोट लौटाती है जिसे उसके भाई ने फेंक दिया था। ग्लाइस उन्हें ताना मारने के लिए आता है, एथा को काम पर वापस जाने के लिए कहता है और शेकी बघारता है कि वह इंपीरियल मैजिक एकेडमी जाएगा। जब वह शेकी बघार रहा होता है, तभी उनके पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने प्रशिक्षण पर वापस जाना होगा। जाने से पहले सेगा उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। हम लॉफ्ट को देखते हैं जब वह अपना मंत्र पढ़ता है, जिससे एक हवा का ब्लेड बनता है और एक बड़े पत्थर को उड़ा देता है। ग्लाइड भी अपना जादू दिखाता है और लक्ष्य पर एक आग का गोला फेंकता है। गोलियात को खुद पर गर्व है और वह सेका को चुनौती देता है कि वह भी कोशिश करे, यह मानते हुए कि सेगा के पास कोई शक्ति नहीं है। सेका अनिच्छा से छड़ी लेता है, एक हाथ में वह नहीं चाहता। अपनी शक्ति का जल्द ही प्रदर्शन करना उचित नहीं है, लेकिन दूसरी ओर वह ये भी सोचता है कि बल प्रदर्शन करने से शायद उसे रोका जा सके। अपने भाई द्वारा आध्यात्मिक कलाओं का उपयोग करके उसे लगातार परेशान करने से रोकने के लिए वह एक नीले रंग का अग्नि गोला दागता है जो लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। परिवार उसकी शक्ति और इस तथ्य से चकित है कि उसने बिना किसी मंत्र के अपना जादू किया। ग्लाइड श्रेय लेने की कोशिश करता है और कहता है कि यह उसकी छड़ी में बची हुई शक्ति थी, लेकिन उनके पिता पहली बार सेका की क्षमताओं को स्वीकार करते हैं। सेका पूछता है कि क्या वह भी जादू का अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसके पिता ये कहते हुए मना कर देते हैं कि यह व्यर्थ होगा क्योंकि जादू के बिना पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। हालांकि वह सेका को एक शिक्षक देते हैं जिससे उसे पुस्तकों तक पहुंच मिलती है और सेका अपना सारा समय जादू के बारे में अधिक जानने की कोशिश में बिताता है, यहाँ तक कि अपने भाई के पाठों पर भी नजर रखता है ताकि वह उसके साथ चल सके। जैसे जैसे साल बीतते हैं, सेका आखिरकार अपना ताबीज पूरा कर लेता है। हमें पता चलता है कि अपने अतीत में वह राक्षसों को हराता था और उन्हें पकड़कर दूसरे आयाम में सील कर देता था ताकि बाद में उन्हें बुला सके। उसका मानना है कि इस दुनिया में भी वह अपने सेवकों को बुलाने में सक्षम होगा। एक परीक्षण के रूप में वह अपने सबसे अच्छे व्यवहार वाले राक्षस को बुलाने का प्रयास करता है। एक दरवाजा प्रकट होता है और एक युवा लड़की बाहर आती है। सेगा उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाता है, लेकिन लड़की खुशी से उस पर कूद पड़ती है। होना उससे दोबारा मिलने पर लड़की का परिचय युकी के रूप में कराया जाता है और वह बताती है कि उसका रूप इसलिए अलग है क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कम है। सेइका खुश है कि यह सफल रहा और युकी सोचती है कि वह उसकी मदद कैसे कर सकती है। सेइका उसे बताता है कि यह सिर्फ एक परीक्षण था और उसे कोई और नहीं देख सकता। युकी एक छोटे भेड़िए में बदल जाती है और कहती है कि वह दूसरे आयाम से तंग आ चुकी है और उसके साथ रहने की जिद करती है। अगले दिन हम ग्लाई को पर पानी गिराने के लिए चिल्लाते हुए देखते हैं, लेकिन उसका लहजा बदल जाता है और वह सुझाव देता है कि वह उसकी भरपाई करने का कोई तरीका ढूंढ सकती है। सेइका उसकी मदद के लिए आता है और कहता है कि वह हद के साथ काम पर है। उसका भाई उससे नाराज हो जाता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेइका आसानी से उसे रोक देता है और उसका भाई गुस्से में चला जाता है।
हीथा उसे धन्यवाद देती है और उसे बाहर ले जाती है, उसे एक घायल खरगोश दिखाती है। वह सोचती है कि क्या वे इसे बचा सकते हैं और सेका उसे दूर मुड़ने के लिए कहता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। वह उस जीव के बाल लेता है और अपने ताबीज का उपयोग करके उसे सफलतापूर्वक ठीक कर देता है। हीथा उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करती है और सेका देख सकता है कि वह भी विशेष है। वह घबरा जाता है, लेकिन सेका को पता चल जाता है कि वह जानवरों की आत्माओं को देख सकती है, ये सुनकर कि वह ऐसा कर सकता है अतः आत्माओं को भी देख सकती है। वह खुलासा करती है कि वह वास्तव में मौलिक आत्माओं को देख सकती है, लेकिन उसे यह अजीब लगता है कि वे आत्माएं उससे सक्रिय रूप से दूर भागती हैं। वह हिफा से पूछता है कि क्या वह इन आत्माओं को आदेश दे सकती है और उसे एक बार की घटना याद आती है जब हवा की आत्माएं उसके कपड़े धो रही थी, लेकिन उसने उन पर चिल्लाया और वे चली गईं। अतीत में इस क्षमता का अध्ययन करने के कारण सेका अत की क्षमता को देख सकता है और उसे जादू सिखाने की पेशकश करता है। अत कहती है कि उसके पास जादू का उपयोग करने के लिए माना नहीं है, लेकिन सेका एक आत्मा ज्वाला को बुलाकर और उसे दूर भगाने के लिए कहकर उसे सिखाने की कोशिश करता है। वह विनम्रता से ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन अंततः वह अपना आपा खो देती है और ज्वाला को गायब करने पर जोर देती है और ज्वाला गायब हो जाती है। हालांकि वह कमजोर है, सेका देख सकता है कि वह भविष्य में एक महान सहयोगी बनेगी। वे दोस्त बन जाते हैं और समय समय पर गुप्त रूप से एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। वे अगले वर्ष सभी मौसमों में प्रशिक्षण जारी रखते हैं। सेका के 12वें जन्मदिन पर हमेशा की तरह कोई उत्सव नहीं होता है और उसके पिता भी आसपास नहीं होते हैं। वह इसे खुद पर हावी नहीं होने देने की कोशिश करता है और आश्चर्यजनक रूप से उसके भाई लकड़ी की तलवारें लेकर उसके पास आते हैं। ग्लाय हमेशा की तरह याद दिलाता है, उसे उसकी अयोग्यता का एहसास कराता है और उसे बताता है, लुफ्त स्पष्ट करता है कि उसके जीवन में एकमात्र विकल्प सेना में भर्ती होना है और वे उसे तलवार चलाना सिखाना चाहते हैं। अचानक नौकरानियों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक राक्षस घर की ओर बढ़ रहा है और उनके पिता घर से बाहर हैं। सेका को आभास हो जाता है कि वह आ रहा है। जैसा कि हम जंगल में देखते हैं, एक विशालकाय न्यूटेल्डा सिर उभरता है। डायल भयभीत होकर भाग जाता है और लुफ्त सबको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सेका बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह राक्षस आईफे पर निशाना साधे हुए है। सेका मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही राक्षस हमला करता है, वह एक ज्वाला से पीछे हट जाता है। सेका प्रभावित होता है कि आईफे ज्वाला को नियंत्रित करने में कामयाब रहा और वह राक्षस को घर से दूर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। राक्षस उस पर झपटता है, जबकि सभी भयभीत होकर देखते रहते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक कलाओं का उपयोग करके वह उसके चेहरे पर विष का प्रहार करता है। राक्षस जहर से पूरी तरह से अपंग होकर गिर जाता है और सेका उसे वश में करने की तैयारी करता है। सभी इस कारनामे से चकित हैं, एक ही हमले में न्यूटेल्डा को हराना, और वे उसकी जीत पर तालियां बजाते हैं। वह मुड़ता है और हाथ हिलाता है, खुश है कि आखिरकार उसका परिवार उसकी सराहना करता है और उसे उम्मीद है कि यह उसके सपनों के जीवन की शुरुआत होगी। वह दावत करता है। पहली बार सिंहासन पर बैठने वाले सेका के पिता ने उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई देते हुए कहा कि अनुभवी योद्धाओं को भी इस दानव का सामना करना चुनौतीपूर्ण लगता। पिता ने उसे इनाम देने की पेशकश की, इसलिए सेका ने उनसे शाही अकादमी में जादू का अध्ययन करने की अनुमति मांगी। पिता ने सोचा कि कैसे उन्होंने हमेशा लगन से स्वयं जादू का अध्ययन किया था और अनुरोध मान लिया। हालांकि पिता ने उसे चेतावनी दी कि भले ही वे कुलीन हैं, फिर भी उसे प्रवेश परीक्षा अपनी योग्यता के बल पर उत्तीर्ण करनी होगी। सेका ने आईफे और अपनी परिचारिका को भी अकादमी में भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि वह उसकी अनूठी क्षमता को अपने पास रखना चाहता था। ये सुनकर हीथा घबरा गई, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया कि यह व्यर्थ होगा क्योंकि आईफे के पास कोई जादू नहीं है। इसलिए सेका ने अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने आईफे को अपनी छड़ी दी और उसे निर्देश दिया कि वह जितनी हो सके उतनी आत्मा ज्वालाओं को नियंत्रित करे और ज्वाला नोट डालने का नाटक करे। आईफे ने ज्वालाओं को नियंत्रित किया और उसके निर्देशों का पालन करते हुए एक प्रभावशाली विस्फोट किया। गोलियाथ ये देखकर हैरान रह गया कि वह मध्यम स्तर के जादू का उपयोग कर सकती है और उनके पिता ने ईवा के जाने की अनुमति दे दी। ग्लाई ने अपने पिता के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 2 भाइयों को भेजना परंपरा का उल्लंघन होगा। अकादमी जाने के उसी रास्ते पर उसके पिता इस बात से सहमत होते हैं और उससे कहते हैं कि वह शाही सेना में भर्ती होगा, क्योंकि उसने वर्षों से अपनी जादुई शक्तियों को निखारने के बजाय हमेशा तलवारबाजी की थी। ग्लाई ये स्वीकार नहीं कर पाता और अकादमी जाने के लिए सेका को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। उनकी मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेका द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लेता है और उनके पिता सुबह द्वंद्व युद्ध का फैसला करते हैं। अपने कमरे में वापस युकी आकर इस ड्रामे पर टिप्पणी करता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और उसे अपने भाई से मिलने आता है। उसका भाई उसे देर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे एक उपहार भी देता है, क्योंकि उसने हमेशा लगन से पढ़ाई की थी। उपहार एक कांच का पेन है। उसका भाई उससे दूर रहने के लिए माफी मांगता है, लेकिन खुश है कि वह एक अच्छा युवक बन गया है। वह उससे द्वंद्व युद्ध के दौरान ग्लाइड पर नरमी बरतने के लिए कहता है और अकादमी में शुभकामनाएं देता है। बाद में उसी रात सेका की खिड़की टूट जाती है और द्वंद्व युद्ध की मांग उठती है। वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था और अपने पिता के नियमों का पालन नहीं करना चाहता था। वह कहता है कि सेका बस भाग्यशाली था कि एक राक्षस प्रकट हुआ और वह उसे हराने में कामयाब रहा। अपनी ज्वाला के स्वर से हमला करता है, सेगा को लपटों में घेरते हुए। यह दर्शाता है कि वह मध्यवर्ती जादू का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ग्लाइड अपने वेनलैंड से हमला करता है, लेकिन एक अवरोध उसे रोक देता है। सेका एक कागज का ताबीज निकालता है और ग्लाइड का हमला जारी रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सेका ग्लाइड को हिलने से मना करता है और वह पूरी तरह से जम जाता है। सेका अपनी बाह में तालूस को सिकोड़ता है, जिससे ग्लाइड को वही दर्द महसूस होता है। गोलियात अपनी शक्तियों को लेकर भ्रमित है और अंततः हार मानने के लिए मजबूर हो जाता है। वह बेहोश हो जाता है और यूकी सोचती है कि क्या उसे अपनी शक्ति देखने देना और जीवित रहने देना बुद्धिमानी थी, लेकिन सेका कहता है कि उसने लॉफ्ट से वादा किया था कि वह नरमी बरतेगा। सेका ग्लाइड द्वारा उसे भाग्यशाली कहने की बात याद करता है, लेकिन पता चलता है कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। हम देखते हैं कि 6 महीने पहले सेका ने नुडो नाम के एक विशाल साइक्लोप्स को बुलाया था। अपनी उपस्थिति के बावजूद वह एक बार फिर उसकी सेवा करने में सक्षम होने पर खुश है और यूकी गर्व करती है कि वह क्षेत्र के राक्षसों पर शोध करने के बाद बुलाई जाने वाली पहली थी। सेका ने साइक्लोप्स को एल्डन न्यूट को पहाड़ से बाहर निकालने का काम सौंपा था। वह अपने भाई को लेने जाता है। यूकी सोचती है कि वह अपनी असली शक्तियों का प्रदर्शन क्यों नहीं करता और इस दुनिया के लोगों को कमजोर क्यों कहता है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि यह पिछले जन्म में जिन योजनाओं के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, उन्हें याद करके वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा। कुछ समय बाद सेगा और आईफे अकादमी के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। लव अपने पिता के शब्दों को दोहराता है, जिसमें सेका को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और रथ को उसका ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। दोनों रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सेगा को एक हार मिलता है। वह इसे पाकर बहुत खुश होती है और सेगा उसे बताता है कि ये माना स्टोन है जो उसे मौलिक आत्माओं को आकर्षित करने में मदद करेंगे। वे अपने नए रोमांच को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन सेका को चक्कर आने लगते हैं और उसे गाड़ियों में सफर करने में परेशानी होने लगती है। पिछले जन्म में भी उसे यही परेशानी होती थी। अकादमी शहर के पास पहुंचते ही उसकी तबीयत बेहतर होने लगती है। अकादमी शहर जादुई उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक किला है। घर पर उसके पिता देखते हैं कि सेका जल्द ही अकादमी पहुंचने वाला है। वह 12 साल पहले की बात याद करते हैं जब सेका पहली बार आया था। एक महिला उनके दरवाजे पर आई और अपने बच्चे को सौंपकर गायब हो गई। हमें पता चलता है कि सेगा वास्तव में उनके भाई गिलबर्ट का बेटा है, जो अकादमी से स्नातक होने के बाद एक साहसी बन गया था, लेकिन उनका संपर्क टूट गया था। नरक की भूमि में प्रवेश करते ही सेका के काले बाल और आंखें इस देश में दुर्लभ हैं और उसने 1 वर्ष की आयु से ही जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लॉफ्ट उससे दूर हो गया और ग्लाइड उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। ये जानने के बाद कि उसके पास कोई माना नहीं है, ग्लाइड हमेशा से जानता था कि सेका में कुछ अजीब है, ये जानते हुए कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उसे या तो नायब बना सकता है या बुराई का स्वामी। ग्लाइड को सेना में भेजने के लिए उसे बुरा लगता है, लेकिन उसे लगा कि सेका को वहां भेजना बहुत जोखिम भरा होगा। इसके बजाय उसने सेका को अकादमी भेजने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह उसे पालने पोसने के लिए एक बेहतर जगह होगी। सेका और ईथर पहुंचते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। ईथा ये देखकर हैरान होती है कि सेका में वास्तव में कोई कमजोरी है। सेका उसे बताता है कि उसका कमरा बगल में है और वह निराश दिखती है। वह सुझाव देता है कि उसे रात भर उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि अब वह उसका गुरु है। सेका इसे रात के खाने के लिए रुकने के रूप में गलत समझता है और कहता है कि यात्रा के कारण उसकी भूख मर गई है। निराश होने के बावजूद ईथा उसके लिए कुछ खाना लाने के लिए चली जाती है। यूकी गुस्से में भड़क उठता है और कहता है कि उसे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता और बताता है कि ईथर उससे प्यार करती है, यहाँ तक कि अपनी स्थिति का दुरुपयोग भी करती है। वह उसके गुलाम के रूप में उसके फायदे के लिए काम करती है और सेगा को छोड़ दिया जाता है। बाद में अविश्वास से भरे हुए दोनों शहर का भ्रमण करते हैं, लेकिन सेका को एक अजीब ऊर्जा का एहसास होता है। वे प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने आगे बढ़ते हैं और जब सेगा बताता है कि वह एक कुलीन परिवार से है, तो आसपास के सभी लोग ध्यान देते हैं। ईथर खुद को उसकी दासी के रूप में पेश करती है, जिससे बाकी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां एक जादुई उपकरण है जो मन्ना को मापता है और ईथा को वायु और अग्नि के साथ संबंध दिखाया गया है। जब उसकी बारी आती है तो कुछ नहीं होता और महिला भ्रमित हो जाती है। सेका बताता है कि उसके पास कोई मन्ना नहीं है और महिला उसे बताती है कि वह फिर भी पंजीकरण करा सकता है। अन्य छात्र कानाफूसी करने लगते हैं कि वह अपने परिवार के कारण प्रवेश पा जाएगा। ये सुनकर आईफे क्रोधित हो जाती है और गलती से हमारी ज्वालाएं लीक हो जाती हैं। कानाफूसी तब रुक जाती है जब एक लड़की आत्मविश्वास से पास से गुजरती है। सेका जानता है कि उसमें कुछ खास है और वह अपना परिचय एएमयू के रूप में देती है। जैसे ही वह अपना हाथ उपकरण पर रखती है, वह एक चकाचौंध भरी चौड़ी रोशनी से चमक उठता है, जिसका अर्थ है कि उसमें चारों तत्वों के साथ मजबूत संबंध है। ये देखकर सभी चकित हो जाते हैं और सेका उसे बुलाता है। वह कानाफूसी रोकने के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहती है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वह उससे नाराज है जो सोचता है कि वह बिना किसी जादू के प्रवेश पा सकता है, और कहती है कि वह बस प्रवेश पा जाएगा हमारा। लेकिन सेका उसे दूसरी दुनिया से आई अपनी प्रिय शिष्या के रूप में पहचान लेता है। हालांकि उसका रूप थोड़ा अलग है, फिर भी वह बता सकता है कि यह वही है। वे प्रवेश परीक्षा देते हैं और एथेल अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित है, लेकिन सेका उसे बताता है कि वह व्यावहारिक परीक्षा में इसकी भरपाई कर सकती है। व्यावहारिक परीक्षा के दौरान परीक्षक बताता है कि प्रत्येक अलग अलग तत्व के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनका स्कोर उन सभी लक्ष्यों का कुल योग है जिन पर वे प्रहार करते हैं। छात्र अपने मंत्रों का जाप करते हैं और लक्ष्यों पर निशाना साधते हैं, लेकिन सेका उनके प्रयासों से प्रभावित नहीं होता है।
एथेला की बारी आती है और वह अपने ज्वाला मंत्र का प्रयोग करती है, जिससे एक विशाल ज्वाला उत्पन्न होती है और यहाँ तक कि ज्वाला प्रतिरोधी लक्ष्य भी जलने लगता है। सभी को निशाना बनाया जाता है। उसने बिना किसी मंत्र के मध्यवर्ती जादू का प्रयोग किया। एथेल अपने विनलांस मंत्र का प्रयोग करके अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है, जो लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वह नुकसान के लिए माफी मांगती है और अभी भी उत्तीर्ण होने को लेकर घबराई हुई है, लेकिन सेका ये देखकर चकित है कि उसने जादू का प्रयोग किया है और वह उसे बताती है कि वह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए अकेले अभ्यास कर रही थी। उसकी प्रगति देखकर सेका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेका को उसकी बारी के लिए बुलाया जाता है और दूसरे लोग उसके पास मन्ना न होने की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन सेका अपना फायरबॉल चलाता है और उसकी नीली लौ देखकर सब चौंक जाते हैं। सेगा अपनी आध्यात्मिक कलाओं के ज्ञान का उपयोग करते हुए पृथ्वी लक्ष्य पर हमला करता है और ग्रेनाइट लक्ष्य को क्रिस्टल में बदलकर नष्ट कर देता है। परीक्षक घबरा जाता है, ये सोचकर कि उसने कौन सा मंत्र इस्तेमाल किया है, लेकिन सेका जल्दी से अपने एक ताबीज का उपयोग करके जल लक्ष्य पर हमला करता है। वह अपनी जमी हुई कलाओं का उपयोग करके पानी उत्पन्न करता है, जिसे वह ग्लेशियर में बदल देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सेका सोचता है कि क्या उसने परीक्षा के बाद कुछ ज्यादा ही कर दिया। परीक्षक अविश्वास में रह जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि एफए की जादुई शक्ति कमजोर पाई गई थी और सेको के पास मन्ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वे सभी असाधारण छात्रों के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि एल्मू ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया और सभी 6 लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वे सोचते हैं कि वह नायिका भी हो सकती है जिसके बारे में किंवदंतियों में कहा गया है कि वह दानव राजा के पुनर्जीवित होने पर प्रकट होगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और रथ को असफल होने की चिंता होती है। सेगा खुद को तीसरे स्थान पर पाता है और वह सोचता है कि उसे कौन हरा सकता था। पता चलता है कि एफए दूसरे स्थान पर है और सेगा को विश्वास नहीं होता कि उसने उसे हरा दिया। वे देखते हैं कि अल्माहीथा प्रथम स्थान पर आए और ईथर उससे प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रवेश पत्र मिल जाते हैं और वे स्वागत समारोह के लिए अकादमी की ओर चल पड़ते हैं। हीथा चिंतित है कि वे साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वे अलग अलग छात्रावासों में रहेंगे, लेकिन सेका उसे चिंता न करने के लिए कहता है। अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है और वह एफए से पूछता है कि क्या वह कोई आत्मा देख सकती है। ईथर बताती है कि कई काली आत्माएं हैं और सेका जांच करने जाता है। उन्हें एक विशाल जादुई घेरा मिलता है और उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि यह अकादमी की वजह से हो सकता है, इसलिए वे इसे अनदेखा करने का फैसला करते हैं। लेकिन सेगा अकादमी हॉल के अंदर अपने कुछ ताबीज छोड़ जाता है। छात्रों के लिए एक दावत होती है और सेगा खुद को कुछ खाने से रोक नहीं पाता। एमयू छात्र प्रतिनिधि के रूप में दीक्षांत भाषण देना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह बोलती है, सेगा को एक अनुभूति होती है क्योंकि जादुई घेरा सक्रिय हो जाता है। उसे लगता है कि कोई पास आ रहा है और दरवाजे अचानक खुल जाते हैं और कुछ छोटे राक्षस प्रकट होते हैं। छात्र घबराकर भाग जाते हैं। सेगा देखता है कि राक्षस कुछ खोज रहे हैं। कुछ राक्षस पीछे रह जाते हैं और लड़ते हैं, लेकिन सेगा देखता है कि वे कितने कमजोर हैं। एक राक्षस पास आता है और सेगा आगे बढ़ने की तैयारी करती है, लेकिन दानव घायल हो जाता है और लगभग आगे बढ़ ही जाता है। वह दानव पर अपने विनलांस का इस्तेमाल करती है और उससे युद्ध में उलझ जाती है, लेकिन सेगा को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपने ताबीजों का इस्तेमाल करके चारों ओर देखता है और घेरे के पास कैस्टर को पाता है। वह हथ को सुरक्षित रहने की चेतावनी देता है और केवल एक ताबीज छोड़कर गायब हो जाता है। सेका जंगल में दानव के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे चुनौती देने के लिए मूर्ख कहता है। वह कुछ और छोटे दानवों को बुलाकर उन पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन सेगा तुरंत उनमें से 2 को कुचल देता है और तीसरे को फंसाकर पकड़ लेता है। दानव प्रभावित होता है और अपना परिचय गैलियस धातु दानव के रूप में देता है। सेगा अपने ताबीज से हमला करता है, लेकिन दानव उसे नष्ट कर देता है। सेगा हैरान होता है कि दानव उसके अदृश्य ताबीजों को देख सकता है और वह और ताबीजों के साथ फिर से कोशिश करता है, लेकिन वे भी अवरुद्ध हो जाते हैं। दानव एक ब्लेड फेंकता है जिसे सेगा आसानी से चकमा दे देता है, लेकिन वह अचानक फिर से प्रकट हो जाता है और उसे एहसास होता है कि दानव ब्लेड को टेलीपोर्ट कर सकता है। दानव आग भी फेंक सकता है और सेगा उससे बचने के लिए कूदता है। दानव उसके पीछे प्रकट होता है और उसे काट देता है, जिससे वह अपना एक अंग खो देता है। अपनी बाहों को याद करते हुए सेगा ने पूछा कि राक्षस कुछ खोज रहे थे क्या। वह उसका पीछा कर रहा है और दानव बताता है कि वह नायक की तलाश में है। सेगा कहता है कि नायक केवल एक किंवदंती है, लेकिन दानव जोर देकर कहता है कि यह वास्तविक है, ये कहते हुए कि शांति के वर्षों ने लोगों को इसे भुला दिया है और वे इसे केवल एक किंवदंती मानते हैं। वह बताता है कि उसे 12 साल पहले एक भविष्यवाणी मिली थी और वह एमयू को नायक मानता है। दानव अपने ब्लेड से हमला जारी रखता है और सेगा घायल हो जाता है और दानव उसे समाप्त कर देता है। जैसे ही दानव हॉल की ओर मुड़ता है, सेगा पूरी तरह से ठीक पाया जाता है। दानव हैरान है कि वह कैसे जीवित है और सेगा के सिर में चाकू लग जाता है, लेकिन वह कहता है कि वह पुनर्जीवित हो सकता है। दानव उसे मारने और फिर नायक को सबसे शक्तिशाली बनने से पहले रोकने के लिए दृढ़ है, लेकिन सेगा ने कहा कि सबसे शक्तिशाली होने का क्या अर्थ है। दानव हमला करता है, लेकिन सेगा चकमा देता है और क्षेत्र में पानी भरकर एक भंवर बना देता है, लेकिन दानव अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके भाग जाता है। वह फिर से प्रकट होता है और सेगा एक द्वार खोलता है जिससे एक गर्जनाशील जानवर प्रकट होता है जो उस पर बिजली गिराता है, इससे पहले एक दानव को भिगोने के बाद।
सेका सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही धुआं छंटता है दानव गायब हो जाता है। अचानक पीछे से चाकू से हमला किया जाता है, लेकिन सेका कहता है कि वह जिसने उसे पकड़ा था। उसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसके बावजूद दानव बच गया और फिर से उठने लगा। उसने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए कहा कि सेगा का ताबीज जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सेगा ने बताया कि उसके पास बहुत सारे ताबीज हैं और वह सालों से उन्हें लगन से बना रहा है। अब सब कुछ खत्म करने का फैसला करते हुए सेगा ने अपने सबसे शक्तिशाली सेवकों में से एक के लिए द्वार खोला और अपने अजगर सर्प को बाहर निकाला। दानव ऐसे जानवर को देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि दानव राजा के पास भी अजगर नहीं होगा। अजगर उस पर झपटा और एक ही बार में उसे कुचल दिया। सेका ने अजगर को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन अजगर बेकाबू हो गया और भागने की कोशिश करने लगा। सेका ने अपने ताबीजों से उसका पीछा किया और उसे वापस उसके द्वार में धकेलने में कामयाब रहा। सेका हैरान था कि अजगर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। उसे लगा कि यह उसके इस शरीर में कमजोर स्थिति के कारण हुआ होगा। यूकी अचानक प्रकट हुआ और सोचने लगा कि क्या उसके लिए इतने सारे शरीर दोहरा ताबीजों का इस्तेमाल करना ठीक था, लेकिन सेगा ने कहा कि दानव के हमले के तरीकों को समझने के लिए यह जरूरी था। सेगा हॉल में लौट आया और ईथर उसके बारे में चिंतित था। ईथर ने उसे बताया कि एमयू का अंत हो गया है। उसने अकेले ही तीनों छोटे राक्षसों को मार गिराया और बाकी छात्र उसे देखते रह गए। उनकी शक्ल देखकर वह हैरान तो थी ही, साथ ही चिंतित भी थी। साका समझ गया था कि उसका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था। वह उसे सबसे ताकतवर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था ताकि वह आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सके। दानव के हमले के 1 महीने बाद अकादमी में शांति लौट आई थी। सेका एमयू से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके प्रति ठंडा व्यवहार करती है और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। जब सेका और 8th क्लास की ओर जा रहे थे तभी उनके ऊपर रखा एक बर्तन अचानक गिर जाता है, लेकिन सेका किसी तरह टेलीपोर्ट करके बच जाता है। प्रोफेसर कॉर्डेल बर्तन गिराने के लिए माफी मांगते हुए बताते हैं कि यह दानव के खून और खनिजों का एक विशेष मिश्रण है जिसका उपयोग वह अपने शोध के लिए कर रहे हैं। वह इसे अपने जादू से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती से गिर गया। वह एक बार फिर माफी मांगते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। सेका और एथ अपनी अगली क्लास में पहुंचते हैं। उनके प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि स्थापना वर्षगांठ आ रही है, इसलिए उन्हें 2 सबसे अच्छे छात्रों अल्मा और आईएफए की जरूरत है जो अनुष्ठान में मदद कर सकें। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें नए छात्रों की सूची जंगल में एक मंदिर में ले जाकर उसे आशीर्वाद दिलाना होगा। सेका को लगता है कि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसने वहां दानव से लड़ाई की थी। वह पूछता है कि अगर कोई छात्र मना कर दे तो क्या होगा, और प्रोफेसर उसे बताते हैं कि अगला नंबर उसका होगा। ये सुनकर वह हद को अपना स्थान छोड़ने का आदेश देता है। अन्य छात्र चौंक जाते हैं, लेकिन सेगा कहता है कि इतना महत्वपूर्ण अनुष्ठान किसी गुलाम द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद वह हद से माफी मांगता है और हद को एहसास होता है कि वह अमू से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था, जिससे लोग राक्षसों के खिलाफ उसके प्रदर्शन के बाद नाराज होने लगे थे। वह सोचती है कि क्या अमू उसकी पसंद की है, लेकिन सेका कहती है कि वह सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली है। ये सुनकर ईथर को जलन होती है और वह कहती है कि वह भी शक्तिशाली बन सकती है, लेकिन सेगा उससे कहता है कि वह कल्पना करे कि वह इतनी शक्तिशाली है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे और उससे डरे भी। वह कहता है कि अमू के साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ दिनों बाद सेगा ने सूची सौंप दी है और वह अमू के साथ जंगल में चला जाता है। अमू को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि वह उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास पहले से ही ईवा है। सेका उसे बताती है कि यह सब गलतफहमी है और उसका आईएफए के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। अमू के सिर में अचानक दर्द होता है और सेका को एक जादुई घेरा दिखाई देता है। उन्हें यह अजीब लगता है। यह अचानक सक्रिय हो जाता है और उन्हें ले जाने लगता है। एक कालकोठरी में उनका सामना 3 छिपकली जैसे आदमियों से होता है, लेकिन अल्मा अपनी अग्नि गेंद का इस्तेमाल करके उन पर झपट पड़ती है और उन्हें पल भर में मार गिराती है। उसके पीछे एक राक्षस प्रकट होता है, लेकिन सेका एक लकड़ी का खंभा बुलाकर उसका सिर कुचल देता है। अल्मा को उसका जादू अजीब लगता है, लेकिन सेगा इसे एक कुलीन होने के नाते सीखा हुआ जादू बताकर टाल देता है। वे कालकोठरी की खोज शुरू करते हैं और सेगा अपने ताबीजों से रास्ता रोशन करता है। वह छत पर ताबीज चिपकाकर एक निशान छोड़ता जाता है। यूकी सोचती है कि वह क्या कर रहा है। सेगा बताता है कि वह निशान इसलिए छोड़ रहा है ताकि सतह पर मौजूद उसके शिकिगामी उसे ढूंढ सकें और कालकोठरी से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकें। तभी अचानक उसे और भी राक्षस पास आते दिखाई देते हैं। अल्मा एक बार फिर उन पर हमला करती है, लेकिन लड़ते लड़ते उसके सिर में दर्द होता है और वह बेहोश हो जाती है। सेका उसकी मदद के लिए दौड़ता है और अपने लकड़ी के खंभों से सभी राक्षसों को मार गिराता है, लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा होते हैं। अल्मा को बेहोश देखकर वह एक विशाल कनखजूरा बुलाता है जो बाकी राक्षसों को मार गिराने में सक्षम होता है। जब अल्मा जागती है तो वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि सभी राक्षस मर चुके हैं। उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है, लेकिन जब सेगा एक अवरोध खड़ा करता है तो उसे बेहतर महसूस होता है। वह उसे बताता है कि उसका अवरोध शापों को रोक सकता है और वह सोचता है कि उसे यह कब से होने लगा। अल्मा कहती है कि उसे अकादमी में दाखिला लेने के बाद से ही सिर दर्द हो रहा है, लेकिन वह इसे अभिशाप नहीं मानती क्योंकि उसे कोई निशान नहीं दिखे हैं। सेका कहता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जो उसे दिखाई नहीं देती, जिससे उसे चिंता होती है, लेकिन अंत में वह अपने कपड़े उतार देती है ताकि सेका उसके शरीर की जांच कर सके।
उन्हें कोई निशान नहीं मिलते, लेकिन सेका कहता है कि यह अन्य तरीकों से छिपा हो सकता है क्योंकि बाधा इसके प्रभाव को रोकती है, इसलिए वे मान सकते हैं कि वह शापित है। अल्मा सोचती है कि क्या उसे हमेशा के लिए बाधा में रहना होगा, लेकिन उसके बालों के एक रेशे का उपयोग करके सेगा उसके लिए एक विकल्प बनाने में सक्षम होता है। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं और अल्मा आईफे के साथ उसके रिश्ते के बारे में सोचती है, ये कहते हुए कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन सेका कहता है कि वे सिर्फ परिवार हैं, जिसे अल्मा को एक रईस के लिए अपने गुलाम को परिवार कहना मजेदार लगता है। लेकिन सेका उसे बताता है कि उसके साथ हमेशा एक बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाता था और अथी एकमात्र ऐसी थी जिसने उसके साथ सामान्य व्यवहार किया। अल्मा अपने परिवार के बारे में बात करती है, लेकिन यह एक संवेदनशील विषय लगता है, इसलिए सेगा उससे पूछता है कि उसे क्या करना पसंद है। वह कहती है कि उसे लड़ना पसंद है, उसे बचपन से ही लड़ना पसंद है, लेकिन उसके माता पिता मुझे यह अजीब लगा क्योंकि ज्यादातर लोग इससे डरेंगे। घायल या मरणासन, वह एक ऐसी पार्टी का भी हिस्सा थी जो बुरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन वह और अधिक चाहती थी और सभी को लगता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। वह अकादमी में इसलिए आई ताकि वह मजबूत हो सके, इस उम्मीद में कि अगर वह सबसे मजबूत बन जाएगी तो लड़ाई उबाऊ हो जाएगी और वह अधिक सामान्य हो सकेगी। लेकिन राक्षसों से लड़ने के बाद उसे बहुत मजा आया, इसलिए उसे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन सेगा उसे बताता है कि वह अजीब नहीं है और वह उसे अपनी भड़ास निकालने देने के लिए धन्यवाद देती है। सेगा कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और दोनों कालकोठरी से आगे बढ़ते हैं। वे बॉस रूम में पहुंचते हैं और एक विशाल नाडा राक्षस को पाते हैं। वह अपने सेका पर तेजाब थूकता है, लेकिन अल्मा अपने वेट लेंस से उसका ध्यान भटकाती है और सेका उसे नीचे गिराने के लिए एक धातु का भाला बुलाती है। अमी अपने फायरबॉल का उपयोग करती है जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया और विस्फोट होता है। अल्मा इस मौके का फायदा उठाती है और उसके सिर में वार करके उसे खत्म कर देती है। ओमाहा सेका के बाद वे एक कालकोठरी के बॉस को हराने में कामयाब होने पर बहुत खुश होते हैं। वे खजाने के कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें एक मित्र तलवार मिलती है जिसे सेका अमी को देती है और सेका को एक जादुई अंगूठी मिलती है। वे भाग निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने सारी जानकारी उस प्रोफेसर को दे दी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। मंदिर के नीचे एक तहखाना था और जादुई घेरा हट जाने के कारण वे अपराधी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। हालांकि दिन पर हमले और तहखाने में भेजे जाने के बाद सेगा प्रोफेसर कॉर्डेल से मिलने जाता है। सेगा को एहसास होता है कि इसमें कोई अंदरूनी व्यक्ति जरूर शामिल रहा होगा। प्रोफेसर ये सोचकर हैरान होते हैं कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे। सेका उनसे अपना असली रूप प्रकट करने को कहती है, लेकिन वह वास्तव में राक्षसों के लिए काम करने वाला एक इंसान है। उसकी रस्म को देखकर सेगा उसे प्रतिभाशाली कहती है। कॉर्डेल खुद पर गर्व करते हुए खुलासा करते हैं कि यह एक ऐसा अभिशाप है जो बीमारी का बहाना बनाकर दूर से ही अपने लक्ष्य को मारने के लिए प्रकाश जादू का उपयोग करता है। वह ये कहकर शेखी बघारने लगता है कि वह अल्मा को इससे मार डालेगा, लेकिन सेका बताती है कि वह उसकी रक्षा कर रहा है। यह अभिशाप उन लोगों को निशाना बना रहा है जो राक्षसी रक्त से सने हुए थे क्योंकि अल्मा ने सभी राक्षसों को मार डाला था। लेकिन सेका अपने द्वारा पकड़े गए राक्षस को बुलाता है और खुद को उसके रक्त से ढक लेता है। वह अभिशाप का निशाना बन जाता है, लेकिन अपने पिछले जीवन की एक अभिशाप विरोधी तकनीक का उपयोग करके वह अभिशाप को वापस प्रोफेसर पर भेज देता है। प्रोफेसर को इसका असर महसूस होता है और उनका खून बहने लगता है। सेका वास्तव में प्रभावित होती है कि उसने एक अभिशाप को बिल्कुल शुरू से विकसित किया है। इस दुनिया में रहने के बावजूद एक तांत्रिक के रूप में श्राप देना उसकी विशेषज्ञता है। उस मुठभेड़ के बाद युकी सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि प्रोफेसर ही अपराधी था, और पता चलता है कि उसके शिकिगामी को उस पर पराग मिला था जो केवल जादुई घेरे के पास के फूलों से था। इस समस्या को हल करने के बाद उसे उम्मीद है कि वह आखिरकार एक सामान्य छात्र बन सकता है। वह हथ को जादुई अंगूठी देता है जो उसे मौलिक आत्माओं को आकर्षित करने में मदद करती है। वह एमयू के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह अभी भी उसके प्रति ठंडा व्यवहार करती है, जबकि अत के प्रति उसका व्यवहार कुछ नर्म हो गया है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि वे कब दोस्त बने। 1 साल बीत चुका है और सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। छात्र एक और दावत मना रहे हैं। अल्मा आईफे को पूरे साल अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है और खुश है कि उसे भोजन का आनंद लेने का मौका मिल रहा है क्योंकि पिछली बार राक्षसों ने बाधा डाली थी। सेका अपने ताबीजों का उपयोग करके स्कूल पर नजर रखता है, लेकिन अचानक उप प्रधानाचार्य उसके पास आते हैं। उसे बताया जाता है कि उसे और एथन को प्रधानाचार्य से मिलने की जरूरत है। अल्मा उसके निष्कासन के बारे में मजाक करता है और सेका को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अत सोचती है कि प्रधानाचार्य कैसा है, क्योंकि उप प्रधानाचार्य ही स्कूल चला रही थी। जब वे कार्यालय में दाखिल हुए तो उन्हें एक बौनी महिला मिली। महिला ने टिप्पणी की कि उसे लगा था कि वह ज्यादा घमंडी होगा, और सेका ये जानकर हैरान रह गई कि एक अर्धमानवीय अकादमी चला रही है। प्रधानाचार्य इस टिप्पणी से चौंक गई और उन्हें एक खास व्यक्ति की याद आ गई। सेका सोच में पड़ गई क्योंकि वह अपने पिता को जानती थी, लेकिन वह उनके चाचा के बारे में सोच रही थी, जिनके बारे में हमें पता चला कि वे सेगा के असली पिता थे। प्रधानाचार्य सीधे मुद्दे पर आती हैं और उनसे कहती हैं कि वह चाहती हैं कि वह राजधानी की तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लें। वह मिबल नाम की एक और छात्रा को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उनकी अकादमी को प्रतियोगिता के लिए 2 प्रविष्टियां दी गई हैं, एक मिबल के लिए और दूसरी या तो उनके लिए या आईएफए के लिए होगी। एमयू ये खबर सुनकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसे क्यों नहीं पूछा गया।
वह सोचती है कि वे तलवारबाजी प्रतियोगिता में क्यों भाग ले रहे हैं, लेकिन अथ उसे बताती है कि उन्होंने इस साल जादू की अनुमति देने के लिए नियम बदल दिए हैं। सेइका को लगभग अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जादू और तलवारबाजी दोनों में कुशल होने के बावजूद उसे नहीं चुना गया। जाहिर तौर पर प्रधानाचार्य को लगा कि सेइको ही इस काम के लिए सही उम्मीदवार है। सुझाव है कि वे किसी बहुत मजबूत व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि लोग उनके छात्रों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अल्मा सोचती है कि उसे क्यों चुना गया, लेकिन सेइका खुद को औसत दर्जे का बताता है, हालांकि अल्मा उसकी बकवास सुन सकती है। तीनों मेबल के बारे में बात करना शुरू करते हैं और अल्मा कहती है कि वह किसी कुलीन परिवार से होगी जिसने अपने संपर्कों के कारण ये स्थान हासिल किया है। मेबल की बुराई करते हुए अचानक अल्मा प्रकट होती है और कहती है कि उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह बहुत कमजोर है। इससे अल्मा भड़क उठती है। वह पास के कुछ छात्रों से अभ्यास के लिए तलवारें उधार लेती है और मेबल को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। जैसे ही वे तैयारी करते हैं, सेइका देख सकता है कि मेबल तलवार चलाने में आत्मविश्वास से भरी है और एथिल सोचती है कि क्या उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन सेइका ये देखने में दिलचस्पी रखता है कि मेबल कितनी अच्छी है। लड़ाई शुरू होती है और अल्मा मेबल पर झपटती है। उसका हमला रुक जाता है और मेबल आक्रामक हो जाती है। अल्मा पल भर में हार जाती है और लड़ाई खत्म हो जाती है। मेबल उसका मजाक उड़ाते हुए उसे हीरो कहती है, लेकिन अल्मा उसे जादू का इस्तेमाल करने के लिए टोकती है। मेबल उससे कहती है कि वह कमजोर है क्योंकि वह दूसरे मौके की उम्मीद करती है और वह सेइका को चेतावनी भी देती है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह टूर्नामेंट से हट जाए। ये कहते हुए चोट खाना चाहते हैं कि ऐसा होगा। क्रूर होने के बाद साका उसे चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है और चला जाता है। अथे एमयू का हालचाल पूछती है, जिसने अचानक अपना मन बना लिया है। थोड़ी देर बाद वे एक गाड़ी में बैठकर राजधानी की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन सेइका यिफा और एमयू के साथ आने को लेकर असमंजस में है। अथ कहती है कि वह उसकी नौकरानी बनकर आ रही है। एमयू चुपके से उसके साथ चली जाती है। अथ कहती है कि वह हमेशा से राजधानी जाना चाहती थी, लेकिन सेइका समझ जाता है कि वह सिर्फ टूर्नामेंट देखना चाहती है और मेबल को लड़ते हुए देखना चाहती है। वह सोचता है कि वह कहाँ रुकने की योजना बना रही है और वह कहती है कि वह एफए के साथ रुकेगी। सेगा को गाड़ी की सवारी से तबीयत खराब लगने लगती है और मेबल उसे कमजोर कहती है। अल्मू उसे बड़ों का सम्मान करने के लिए कहती है, लेकिन मेबल बताती है कि वह वास्तव में उन्हीं की उम्र की है, भले ही उसने 1 साल बाद दाखिला लिया हो। अद भी बताती है कि उसने 1 साल देर से दाखिला लिया है, इसलिए वह वास्तव में 1 साल बड़ी है और अल्मा को समझ में आता है कि वह इतनी विकसित क्यों है। मेबल अकादमी से निराश है और कहती है कि सेइका समेत सभी लोग बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन सेइका बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी भी बच्चे हैं। वे आखिरकार राजधानी पहुंच जाते हैं और सेइका सवारी से बीमार है। मेबल पहले ही जा चुकी है और अद सुझाव देती है कि उसे खेल देखने जाना चाहिए, लेकिन सेगा टूर्नामेंट ब्रैकेट देखने के लिए अखाड़े में जाने पर जोर देता है। उसे पता चलता है कि अगर वे दोनों जीतते हैं तो सेमीफाइनल में उसका सामना मेबल से होगा। ब्रैकेट देखने के बाद सेका आराम करने का फैसला करता है। अंत में अथ उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वह उसे शहर घूमने के लिए कहता है। अल्मा सुझाव देती है कि उसे अपने लिए कुछ अकेले समय चाहिए, लेकिन वह उसे अजीब न बनने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद सेका ये पता लगाने की तैयारी करता है कि प्रधानाचार्य ने उसे टूर्नामेंट के लिए क्यों चुना। टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और उद्घोषक बताता है कि जादू की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और लगभग आधे प्रतिभागी जादूगर हैं। प्रतिभागियों के पास एक विशेष ताबीज है जो लड़ाकों के लिए नुकसान को सोख लेता है, लेकिन अगर यह टूट जाता है तो मैच खत्म हो जाता है। सेगा इसे टूर्नामेंट द्वारा हताहतों को रोकने के एक तरीके के रूप में देखता है। पहले मैच में सेनका का परिचय कराया जाता है और उसका प्रतिद्वंद्वी एक पूर्व कुलीन भाड़े का सैनिक है जिसका उपनाम गॉड स्पीड बुलडॉग है। वह अपनी प्रभावशाली गति के लिए जाना जाने वाला एक शुद्ध तलवारबाज है। उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण अपने परिवार से निकाल दिया गया था, इसलिए वह सेका को अपना प्रतिद्वंद्वी पाकर सेका खुद को भाग्यशाली समझता है क्योंकि उसे रईसों से दुश्मनी है। भीड़ ये देखने के लिए उत्साहित हो जाती है कि एक जादूगर और तलवारबाज के बीच लड़ाई कैसी होगी, लेकिन सेका जादूगरों को नीचा दिखाता है और कहता है कि उनके मंत्रों को करने में बहुत समय लगता है। सेका बताता है कि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। सेका को लगता है कि वह बहाने बना रहा है, लेकिन सेका का मतलब है कि वह जल्दी से सब कुछ खत्म करना चाहता है। इससे सेका क्रोधित हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सेका तुरंत सेका पर वार करता है, लेकिन अपने ताबीज का उपयोग करके सेका उसके पीछे आ जाता है। वह एक और मंत्र का प्रयोग करता है और तुरंत सेका को रिंग से बाहर फेंक देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और सेका को विजेता घोषित किया जाता है। लड़कियां उसके लिए जयकार करती हैं और भीड़ ये सोचकर हैरान रह जाती है कि सब कुछ पलक झपकते ही कैसे खत्म हो गया। सेका सोचता है कि उसे भविष्य में थोड़ा और संयम बरतने की जरूरत है। जब वह अकेला होता है तो युकी प्रकट होती है और सोचती है कि वह टूर्नामेंट में कितनी दूर तक जाना चाहता है और उसे ज्यादा दिखावा न करने की चेतावनी देती है। वह इस बात से भी चिंतित है कि वह अपने बहुत सारे ताबीज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सेका कहता है कि यह जरूरी है। वह दोनों लड़कियों पर नजर रखता है और दूसरों के साथ शामिल हो जाता है। स्टैंड में 2 लोग हैं। अगला दौर शुरू होता है। हम बन से मिलते हैं, जो एक प्रसिद्ध ऋषि का प्रमुख शिष्य है। जल जादू का उपयोग करते हुए वह काइल पर हमला करता है, जो लेग रॉक मर्चेंट्स का गार्ड है। उसकी शक्ल देखकर भीड़ हैरान है कि वह कैसे लड़ेगा।
जब मैच शुरू होता है तो बन खुद को तैयार करता है, तभी अचानक उसकी नजर काइल की क्लेयर पर पड़ती है। सेगा को कुछ गड़बड़ लगती है और वह बेहतर दृश्य देने की कोशिश करता है। काइल धीरे धीरे बंस की ओर बढ़ता है, जो पूरी तरह से जम गया है। सेका बंस के चेहरे पर डर देखता है और काइल बस आगे बढ़कर उसे चाकू मार देता है। खून हर जगह फैल जाता है और भीड़ स्तब्ध और भ्रमित हो जाती है, लेकिन हताहत होने के बावजूद तीनों को छोड़कर सभी तमाशे के लिए जयकार करते हैं। सेगा काइल को करीब से देखता है और पाता है कि वह एक बुरी नजर का इस्तेमाल करता है, जो उसे एक ही नजर से लोगों को काटने की क्षमता देती है। सेका अपने दूसरे दौर के लिए बाहर आता है और उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशाल गोलेम है। ये जादुई सुरक्षा से मंत्रमुग्ध है और इसके स्वामी के कपड़े ऐसे हैं जो विशेष रूप से जादूगरों से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। वह सेका से कहती है कि उसके पास कोई मौका नहीं है और उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सेका जल्दी से अपने एक दानव को बुलाता है जो गोलेम को चीरता हुआ निकल जाता है और दर्शकों के लिए गायब हो जाता है। जैसे सेका ने अभी अभी जीत का जादू इस्तेमाल किया और महिला इस बात से हैरान है कि उसने क्या किया। सेका ने भी वैसा ही जवाब दिया और कहा कि उसे हार मान लेनी चाहिए। मैच के बाद सेका ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। सेगा ने कहा कि मुकाबला कांटे का था, लेकिन युकी को यह बात समझ नहीं आई। सेगा ने समझाया कि समन्वय प्रतिबंधित है, इसलिए अगर उन्हें पता चल जाता कि उसने किसी दानव को बुलाया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता। सेगा स्टैंड्स पर लौट आया। काइल को अपने प्रतिद्वंद्वी को मारते देख ईथर उसके लिए चिंतित थी। उसे लगा कि सेका को टूर्नामेंट से हट जाना चाहिए। सेका ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक रहेगा। अल्मा ने टिप्पणी की कि उसका मुकाबला इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया और कहा कि उसके मुकाबले देखना मजेदार नहीं है। उसने सोचा कि क्या टूर्नामेंट जीतने पर वह इंपीरियल गार्ड में शामिल होगा, लेकिन सेका ने कहा कि वह इसे ठुकरा देगा। एमू को यह सुनकर राहत मिली, हालांकि उसने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की। सेका ने कहा कि उसकी जीत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्मा उसकी हार की कल्पना भी नहीं कर सकती। ईथा अभी भी चिंतित थी। दूसरे दौर का अगला मैच शुरू हुआ और अब मेबल की बारी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी हारो था, जो एक कुशल अर्थमेज था। मुकाबला शुरू होते ही हॉर ने अपने रॉक ब्लास्ट से हमला किया, लेकिन मेबल ने उसे आसानी से काट दिया। हॉर हैरान था और लगातार अपने रॉक ब्लास्ट करता रहा। विस्फोट होते हैं, लेकिन मेबल उन सभी को रोकने में सक्षम है। हारू पीछे हटता है और अपनी उन्नत जादुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए मंत्र जपने लगता है। वह खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी करता है, लेकिन मेबल चाकू फेंककर दीवार को तोड़ देती है। हारू कई दीवारें बनाता है, लेकिन मेबल अपने खंजरों से उन्हें गिरा देती है। अल्मा सोचती है कि वह ये कैसे कर रही है और सेका सोचती है कि वह गुरुत्वाकर्षण जादू का उपयोग करके अपने हथियारों को पत्थर के तराजू से भी भारी बना रही होगी। वह लगातार दीवारों को तोड़ती रहती है और हारू जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल उस पर हमला करके उसकी छड़ी तोड़ देती है। हारू अपनी हार मान लेता है और मेबल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। उद्घोषक मेबल को अजय नायिका कहता है और सेका सोचती है कि उसे नायिका क्यों कहा जा रहा है। अल्मा उसे बताती है कि मेबल दूसरी नायिका का नाम था और वह उसी हथियार का इस्तेमाल भी करती है। लेकिन सेगा को उस रात एक बात समझ आती है। हम एक आदमी को कबूतर से संदेश भेजते हुए देखते हैं, लेकिन वह बीच में ही रोक लिया जाता है और सेका प्रकट होता है। वह उस आदमी पर शैतानों के लिए काम करने का आरोप लगाता है, लेकिन वह आदमी अनजान होने का नाटक करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह सेका पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेका की हिंसा से वह रुक जाता है। सेका बताता है कि उसने उसे बात करते हुए देखा था। एक सूचना विक्रेता अपने शिकिगामी सिक का उपयोग करते हुए उससे पूछता है कि वह क्या संदेश भेज रहा था, लेकिन वह आदमी यह कहते हुए मना कर देता है कि वह कभी बात नहीं करेगा, चाहे उसे कितना भी प्रताड़ित किया जाए। सेका अपने एक दानव सटोरी को बुलाता है और जैसे ही वह आदमी उसे देखता है, सटोरी उस आदमी के मन की बात पढ़ लेता है। सेका उससे सवाल पूछता है और हमें पता चलता है कि वह शैतान के लिए काम कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वह हीरो के पीछे पड़ा है। वह आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि यह एक रहस्य होना चाहिए। सेका उस हीरो का नाम पूछता है जिसके पीछे वह पड़ा है और पता चलता है कि वह मेबल है। सेका सोचता है कि वह उसे हीरो क्यों समझता है और इसका कारण यह है कि वह उनके जासूस द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाती है, लेकिन चूंकि सेका ने कॉडेल को मार गिराया है, इसलिए वे अब इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद वह उस आदमी को अपनी लताओं से मुक्त कर देता है, लेकिन सटोरी से कहता है कि वह उसे इनाम के तौर पर खा सकता है। वह आदमी भयभीत हो जाता है और राक्षस उसे निगल जाता है। सटोरी कहता है कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि उसे जाने देना बहुत खतरनाक था, लेकिन वह वास्तव में सेका के मन की बात पढ़ रहा था और सेका उसे ऐसा करने के लिए धमकी देता है। सटोरी डर जाता है और सेका उसे वापस भेजने के लिए अपना द्वार खोल देता है। युकी प्रकट होती है और सेका उसे डराने के लिए माफी मांगता है। वह उसे बुलाता है। वह अपने कौवे को बुलाता है और कबूतर से आए संदेश की जांच करता है, लेकिन पता चलता है कि वह संदेश एन्क्रिप्टेड है और उसे पछतावा होता है कि उसने उस आदमी को जिंदा क्यों नहीं रखा। सेका अकादमी की योजना का पता लगा लेती है और मेबल को जीत दिलाने और झूठे हीरो के रूप में सारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भेजना था ताकि शैतान युकी को निशाना बनाना बंद कर दें। युकी मेबल की पहचान को लेकर उत्सुक है और सेका का सुझाव है कि वह किसी नकली नाम का इस्तेमाल कर रही होगी, हालांकि वह उसकी आगे जांच करने की परवाह नहीं करता क्योंकि वह अमू की रक्षा के लिए वहां है।
अगले दिन काल ने अपनी बुरी नजर की बदौलत उसी तरह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और रेनस नाम का एक लड़का, जो चारों तत्वों का उपयोग कर सकता है, भी आगे बढ़ता है। साका की मुलाकात रेनस से होती है और वह उससे कहता है कि वह उसे फाइनल में देखेगा। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है क्योंकि वह चारों तत्वों का उपयोग कर सकता है और अगले दौर में उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही नाम वापस ले चुका है। सेइका तीसरे दौर में एक नेक्रोमेंसर के खिलाफ लड़ता है लेकिन उसे आसानी से हरा देता है और मेबल भी आसानी से जीत जाती है। अपनी लड़ाई के बाद मेबल सेइका का सामना करती है और उससे कहती है कि उसे सेमीफाइनल में उनकी लड़ाई से पहले नाम वापस ले लेना चाहिए, लेकिन सेइका इनकार कर देता है। वह उसकी ताकत को मानती है और उसे चेतावनी देती है कि उसे उसके खिलाफ पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहती। फिर भी सेइका नाम वापस लेने से इनकार कर देता है। अचानक घोषणा होती है कि काइल का अगला प्रतिद्वंद्वी नाम वापस ले चुका है, इसलिए उन्होंने सेमीफाइनल में जाने का फैसला किया। रेना और काइल के बीच मुकाबला शुरू होता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, रेना बुरी नजर से खुद को बचाने के लिए प्रकाश जादू का इस्तेमाल करता है। एम्यू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वह चार तत्वों के साथ साथ प्रकाश जादू का भी इस्तेमाल कर सकता है। रेना अपनी बुरी नजर से अप्रभावित होने पर घमंड करने लगता है, लेकिन काइल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रेना अपना फायर बॉल फेंकता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वह अपने सभी तत्वों का इस्तेमाल करके हमला करता रहता है, लेकिन काइल हमलों से अप्रभावित रहता है और आगे बढ़ता रहता है। सेइका को लगता है कि वह मेबल की तरह गुरुत्वाकर्षण जादू का इस्तेमाल कर रहा होगा। रेना हताश होने लगता है और खुद को बचाने के लिए गोलेमों की एक सेना बुलाता है, लेकिन काइल छाया जादू का इस्तेमाल करके सभी गोलेमों को पल भर में नष्ट कर देता है। रेना उस पर हमला करता है, लेकिन काइल उसे अपनी छाया से बांधकर रोक देता है। जैसे ही काइल उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, रेफरी लड़ाई रोक देते हैं और काइल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। रात में होने वाले फाइनल में सेइका फाइनल के बाद अकादमी वापस जाने के बारे में सोचता है और यूकी उसे याद दिलाती है कि उसे जीतना नहीं चाहिए। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है, यूकी अचानक रूप बदल लेती है और कहती है कि वह सोना चाहती है। उसके साथ सेइका कहती है कि वे हर समय साथ सोते हैं, लेकिन यूकी कहती है कि उसे अपना मानव रूप धारण किए हुए बहुत समय हो गया है। सेइका को एक अनुभूति होती है। शिकिगामी की मदद से छत पर मेबल को देखकर वह यूकी पर कूद पड़ता है, जिससे यूकी खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और मेबल अंदर आती है। सेइका लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और मेबल उस पर अपने चाकू फेंकती है। वह उसे खिड़की से बाहर धकेल देती है, लेकिन वह उससे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वह उसे अपने बेल के जादू से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल खुद का बचाव करने में सक्षम होती है। वह उस पर हमला करती है, लेकिन सेइका अपने बॉडी डबल ताबीज का उपयोग करके बच निकलता है। सेइका उसे रोके रखने में कामयाब हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मेबल को यह अजीब लगता है कि उस पर हमला करने के बाद वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन सेइका समझ जाता है कि वह उसे मारना नहीं चाहती थी। वह बताती है कि वह सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां तोड़ना चाहती थी ताकि उसे लड़ाई से हटना पड़े। वह फाइनल में पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उससे एक बार फिर हटने के लिए कहती है। सेगा बताता है कि वह जानता है कि वह एमयू की प्रतिनिधि है और सुझाव देता है कि उसका मिशन टूर्नामेंट जीतना है और शैतानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हीरो बनकर आना है। मेबल ये जानकर हैरान होती है कि वह कितना कुछ जानता है, लेकिन बताती है कि उसकी जानकारी गलत है और खुलासा करती है कि उसका मिशन कुछ और नहीं है। टूर्नामेंट जीतना है, लेकिन काइल द्वारा मारा जाना है ताकि डेविल्स को लगे कि हीरो मर गया है। वह खुलासा करती है कि वह दोनों काइल को लेग रॉक मर्चेंट्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। लेग रॉक मर्चेंट्स प्रतिभाशाली गुलाम बच्चों को ले जाकर उन्हें सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मेबल बताती है कि व्यापारी काइल की परीक्षा ले रहे हैं कि क्या वह सचमुच एक सैनिक बन गया है। सेगा उत्सुक है कि उसका क्या मतलब है और मेबल खुलासा करती है कि जब व्यापारी एक सैनिक बनाते हैं तो वे एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें वे खोपड़ी को खोलकर मस्तिष्क पर जादू उकेरते हैं, जिससे सैनिक को अब कोई डर या संदेह महसूस नहीं होता और वह पूरी तरह से आज्ञाकारी हो जाता है। व्यापारी बच्चों को 4-4 के समूहों में प्रशिक्षित करते हैं, साथ रहते और प्रशिक्षण लेते हैं। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना सिखाया जाता है, लेकिन अंततः केवल एक को ऑपरेशन के लिए चुना जाता है और फिर उन्हें सैनिक बनने की अंतिम परीक्षा के रूप में अपने 3 दोस्तों को मारने का काम सौंपा जाता है। चूंकि वह किसी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने शैतानों को धोखा देने के लिए इस मिशन में उसका उपयोग करने का फैसला किया। वह खुलासा करती है कि वह आखिरी व्यक्ति है जिसे काइल को मारना है। हालांकि उसका मिशन मरना है, मेबल फाइनल में पहुंचने की योजना बनाती है ताकि वह काइल को मार सके। वह कहती है कि काइल ने उसके भाई को मार डाला था, इसलिए वह बदला लेना चाहती है। हालांकि सेका को लगता है कि काइल वास्तव में वही है। भाई बता सकता है कि उसके बाल रंगे हुए हैं और उसकी आंखें भी उसी की तरह हैं। ये देखकर कि उसने ये पता लगा लिया है, मेबल कहती है कि उसके भाई के ऑपरेशन से पहले उसने उससे कहा था कि अगर सर्जरी के बाद वह एक अलग इंसान बन जाए तो वह उसे शांति दे। वह अब उसे अपने भाई के रूप में पहचान नहीं सकती क्योंकि उसका भाई बिना किसी कारण के कभी किसी को नहीं मारता, इसलिए वह उसके निर्देश का पालन करने और उसे शांति देने की योजना बनाती है। सेका सोचता है कि क्या वह उसे हरा भी पाएगी, लेकिन मेबल हर हाल में कोशिश करने के लिए दृढ़ है क्योंकि परिणाम चाहे जो भी हो, उसकी मौत होने की संभावना है क्योंकि व्यापारी उसे ठिकाने लगा देंगे। ये सब सुनकर सेगा फैसला करता है कि वह फाइनल में पहुंचेगा और काइल को हराएगा। मेबल ये सुनकर हैरान हो जाती है और सेका कहता है कि उसे काइल को हराने की जरूरत नहीं है।
मेबल कहती है कि उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ये सुझाव देते हुए कि वह नहीं समझता क्योंकि वे अलग अलग दुनिया से हैं। उसे नहीं पता कि वह क्या करेगी, लेकिन सेका उसे बताता है कि वह अकादमी वापस जा सकती है। वह जानती है कि व्यापारी कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, लेकिन सेगा वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। मेबल को विश्वास नहीं है, लेकिन सेगा का दावा है कि वह सबसे ताकतवर है। वह कहता है कि अगर उसके भाई की कोई आखिरी इच्छा होती तो वह अपनी बहन को आजाद देखना चाहता। मेबल उसे धन्यवाद देती है, लेकिन अगले दिन उससे जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने की कसम खाती है। उनके सेमीफाइनल मैच का समय आ गया है। इस राउंड में मेबल एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी चलाती है और कहती है कि अब वह हीरो होने का नाटक करना बंद कर चुकी है। सेगा उसकी असली ताकत देखने के लिए उत्साहित है, लेकिन मेबल उसे घमंडी बच्चा कहती है और कहती है कि उसके पास कोई मौका नहीं है। लड़ाई शुरू होती है और मेबल आक्रामक हो जाती है। वह मलबे को चीरते हुए सेगा पर हमला करती है, लेकिन सेगा अपने ताबीज की बदौलत बच जाता है। सेगा उसकी गति से प्रभावित होता है और सोचता है कि वह अपनी कुल्हाड़ी को हल्का करने के लिए गुरुत्वाकर्षण जादू का इस्तेमाल करती होगी। वह उस पर कुछ पत्थर फेंकता है, लेकिन वह बच निकलती है। वह अपने गुरुत्वाकर्षण जादू से युक्त खंजर फेंकती है, लेकिन सेगा आसानी से उन्हें रोक देता है। वह अपनी लताओं का उपयोग करके पलटवार करता है, लेकिन मेबल मुक्त हो जाती है। हालांकि उसकी कुल्हाड़ी बहुत भारी हो जाती है, जैसा कि सेगा कहता है कि उसने इसे 1000 गुना भारी बना दिया है। वह एक बार फिर लताओं से हमला करता है, लेकिन इस बार वे पारे से युक्त होने के कारण वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वह मेबल की कुल्हाड़ी छीन लेता है, लेकिन मेबल उसे बताती है कि वह इसे उठा भी नहीं पाएगा। अपने ताबीजों में से एक को वह हल्का करता है और उसे उसके सामने उठाता है। मैच की घोषणा होती है और सेगा को विजेता घोषित किया जाता है। सेगा उसे दिलासा देती है और कहती है कि काइल को उसके हवाले कर दे। अब फाइलें दिखाई जाती हैं और लड़ाके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। सेका उनकी योजनाओं में बाधा डालने के लिए माफी मांगती है, लेकिन काइल बस खुश है कि मेबल जिंदा है ताकि वह बाद में उसे मार सके। सेका उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काइल उसे अपने काम से मतलब रखने को कहता है। उनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इससे पहले कि काइल अपनी आंख सक्रिय कर पाता, सेई को एक लाल धुंध बुलाती है जो पूरे मैदान को ढक लेती है। सेका अपनी ज्वालाओं से हमला करता है, लेकिन काइल के गुरुत्वाकर्षण जादू के कारण इसका कोई असर नहीं होता। सेका अपनी रणनीति बदलती है और काइल को रोकने के लिए अपनी मरकरी लताओं को बुलाती है, लेकिन काइल अपने छाया जादू का उपयोग करके खुद को छुड़ाने में सक्षम हो जाता है। काइल आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सेई को एक द्वार बुलाती है जिससे एक मिनोटॉर प्रकट होता है। काइल अपनी छाया से हमला करता है, लेकिन उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं होता। मिनोटॉर उसे बाहर ले जाता है और सेका कहती है कि अगर वह डर महसूस कर पाता तो शायद उसने इतनी लापरवाह लड़ाई नहीं चुनी होती। सेगा उसे जिंदा छोड़ने की योजना बनाता है, लेकिन अचानक वह शाप से ग्रस्त साका शाप को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी कर लेता है और निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं। उसे पहले ही बहुत चोट लग चुकी थी और वह खून की उल्टी कर रहा था। काइल ने उसे पकड़ लिया और मेबल के लिए अपना आखिरी संदेश दिया। श्राप से हारने पर नाराज होकर वह हार मानने से इनकार कर रहा था। उसने अपनी तकनीक सक्रिय की और काइल को मौत से वापस लाने की तैयारी की। युकी ने उससे रुकने की विनती की और कहा कि इस तकनीक से बहुत ध्यान आकर्षित होगा, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पिछले जीवन में उसका क्या अंजाम हुआ था। मैच खत्म होने के बाद सेका ने उसकी तकनीक रद्द कर दी। काइल जा चुका था, लेकिन सेगा ने बताया कि उसने उसे पूरी तरह से वाष्पीकृत कर दिया था और अधिकारियों ने उसकी बात मान ली। उसे टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया गया और उसे पुरस्कार राशि रखने को मिली। उसने काइल के शरीर को शून्य में इसलिए डाला ताकि मेबल उसका ठीक से अंतिम संस्कार कर सके। मेबल ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और सेका ने काइल का आखिरी संदेश दिया। उसने मेबल का क्लोवर तोड़ने के लिए माफी मांगी और हम देखते हैं कि बचपन में उसके पास एक हेयरपिन थी जिसे वह बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने गलती से उसे तोड़ दिया था। मेबल उस याद पर रो पड़ी और अपने भाई को अलविदा कहा। मेबल सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा, लेकिन सेगा ने उसे आश्वासन दिया कि वह अकादमी वापस जा सकती है और बाकी सब वह संभाल लेगा। वे एमयू और आईएफए को सब कुछ समझाते हैं। हालांकि सेगा उस हिस्से को छोड़ देता है जिसके बारे में हीरो बनकर लगभग मेबल को रोक देती है और रीमैच की मांग करती है, लेकिन मेबल उस मूड में नहीं होती। हालांकि अल्मा जोर देती है कि वे द्वंद्व युद्ध शुरू करें, लेकिन इस बार अल्मा जादू का इस्तेमाल करके मेबल की तलवार को काट देती है। वह बताती है कि अब वह गुरुत्वाकर्षण जादू का भी इस्तेमाल कर सकती है और उसे कम न समझने की चेतावनी देती है। वह कहती है कि अब वे बराबर हैं और उसे एक और स्पैरिंग पार्टनर पाकर खुशी है। मेबल थोड़ी उलझन में है, लेकिन अंत में वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने का फैसला करते हैं। वे अकादमी वापस जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि उन्होंने मेबल का इस्तेमाल करने की उनकी योजना का पता लगा लिया था, लेकिन प्रिंसिपल खुलासा करते हैं कि उन्होंने उसे टूर्नामेंट में मेबल को बचाने के लिए भेजा था। मेबल की प्रतिभा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसे बिना मरे हराने का एक तरीका निकाला। वह सेगा को अपना तुरुप का पत्ता कहती है, लेकिन सेगा सोचता है कि अगर वह हार जाता तो वह क्या करती। वह कहती है कि वह बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में है और किसी की ताकत का अंदाजा लगा सकती है। सेगा सोचता है कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन वह उसे असभ्य कहती है। हालांकि वह कहती है कि उसने 300 साल की होने के बाद गिनती बंद कर दी थी। प्रिंसिपल अकादमी में मेबल की सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
लेकिन वह उससे कहती है कि उसे सब कुछ सिखा दे क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल अलग जीवन है। बाद में सेका दल से मिलता है और मेबल ने अपने बालों का रंग वापस पहले जैसा कर लिया होता है। मेबल चुपके से जाने की कोशिश करती है लेकिन सेगा उसे रोक लेता है। मेबल को सेगा एक सख्त शिक्षक लगता है लेकिन सेगा उससे कहता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि वह प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाई है। मेबल रोने लगती है और मदद की गुहार लगाती है लेकिन अत कहती है कि सेगा वास्तव में उस पर नरमी बरत रहा है और यह सुनकर वह हैरान रह जाती है। गर्मी की छुट्टियां नजदीक आ रही हैं और अल्मा सोच रही है कि बाकी लोग इसे कैसे बिताएंगे। सेका कहता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया देश में ड्रैगन की जांच करने के लिए कहा गया है। उसके पिता को भी यह काम सौंपा गया था लेकिन वे बहुत व्यस्त हैं इसलिए सेका को भेजा जा रहा है। अल्मा उससे साथ चलने के लिए कहती है लेकिन सेगा उसे याद दिलाता है कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। मेबल कहती है कि उसकी कोई योजना नहीं है और वह भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन सेका उससे कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। वह आइफे को अपने साथ आने के लिए कहता है और वह तुरंत मान जाती है। अचानक दो लोग हॉल में प्रवेश करते हैं। वे सेका के पास आते हैं और अपना परिचय ऑस्ट्रेलिया के पहले राजकुमार सेसिलियो और उसकी एल्विन सहायिका लिज के रूप में देते हैं। सेका अभिवादन का आदान प्रदान करता है लेकिन सेसिलियो जल्द ही चला जाता है। आइफे की ओर आकर्षित होकर वह तुरंत उससे अपने हरम में शामिल होने और उसकी बुद्धिमान शिष्याओं में से एक बनने के लिए कहता है। सभी चौंक जाते हैं और ईथर बताती है कि वह सेका की नौकरानी है। राजकुमार ऊंची कीमत मांगता है और सेका दंग रह जाता है। लिज सेसिलियो से कहती है कि वह तमाशा कर रहा है, इसलिए वे चर्चा करने के लिए एक निजी कमरे में चले जाते हैं। वे ड्रैगन की जांच के बारे में बात करना शुरू करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ड्रैगन मूल रूप से शाही परिवार द्वारा एक अंडे से निकला था। सेसिलियो बताता है कि कहा जाता है कि ड्रैगन एक सदी से अधिक समय तक मनुष्यों के साथ रहा है, लेकिन हाल ही में इसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया है, खेतों और यहाँ तक कि पशुधन पर भी हमला कर रहा है। इसलिए सेसिलियो सेका को पता लगाने के लिए कहता है कि क्या हो रहा है। फिर वह अपना ध्यान आइफे की ओर मोड़ता है लेकिन लिज उसे याद दिलाती है कि बैठक के बाद ठीक से व्यवहार करे। बैठक के बाद सेका को एम्यू और मेबल घेर लेते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। वे आइफे को राजकुमार को सौंपे जाने को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सेका सोचता है कि अगर वह इच्छुक है तो यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। वे उसे बताते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह ऐसा चाहेगी और उसे इस बारे में उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेका इस बात से असमंजस में है। वह उसे यह अवसर देने से इनकार नहीं करना चाहता। 2 दिन बाद वह और आइफे राजकुमार के कारवां में शामिल होकर ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं। सेगा को इस सफर में काफी संघर्ष करना पड़ा। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्हें एक असली ड्रैगन देखने को मिलेगा और आइफे बताती है कि राजकुमार ने उसे अपने साथ सवारी करने के लिए कहा था। उसे लगता है कि राजकुमार उसके हरम में शामिल होने के बारे में मजाक कर रहा था, लेकिन वह हमसे थोड़ी खुश भी लगती है। 9 दिन बाद वे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहुंचते हैं। उन्हें आसपास का नजारा काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन सेसिलियो बताता है कि ड्रैगन ने लोगों में डर पैदा कर दिया है और व्यापार मुश्किल हो गया है। ड्रैगन ऊपर उड़ रहा होता है और सेका उसके आकार को देखकर हैरान रह जाती है। ड्रैगन अचानक उन पर झपट्टा मारता है और उनके ठीक बगल से निकल जाता है। हमें एक मंत्र का जाप सुनाई देता है और एक प्रभावशाली लावा बाग प्रकट होता है। वह ड्रैगन पर हमला करता है, बाल बाल बचता है और ड्रैगन उड़ जाता है। बाघ का ध्यान अत की ओर जाता है और वह उस पर हमला करता है, लेकिन सेका उसे ठीक समय पर रोक लेती है। हालांकि बाघ आसपास के वातावरण को पिघलाना शुरू कर देता है। सेगा रश खत्म हो जाता है और वह बाघ को नष्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक उसे रोक दिया जाता है और हमें ज़ेक सम्मनर की जरूरत पड़ती है। वह बाघ को बेकाबू होने के लिए डांटता है और उसे वापस उसकी किताब में रख देता है। राजकुमार दौड़ता हुआ आता है और ज़ेक को चेतावनी देता है कि उसने लगभग अपने मेहमानों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ज़ैक्ट कहता है कि मैं बस इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था कि यह समस्या हाल ही में और भी करीब आ गई है। और लोगों पर हमला शुरू करने पर सेका को आश्चर्य होता है कि उसका क्या इरादा है और राजकुमार बताता है कि ज़ैक्ट कुछ भाड़े के सैनिकों का मुखिया है जिन्हें उसने काम पर रखा है। ज़ैक्ट सोचता है कि उसके जैसा बच्चा उनकी समस्या में कैसे मदद कर सकता है और सेका सोचती है कि उसने भाड़े के सैनिकों को क्यों काम पर रखा है। राजकुमार स्वीकार करता है कि वह उनकी समस्या का समाधान करने के लिए ड्रैगन का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। सेका उसे पुनर्विचार करने के लिए कहती है क्योंकि लावा टाइगर के लिए ड्रैगन को मारना असंभव होगा। ज़ैक्स कहता है कि उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। दावा करता है कि उसने अतीत में कई ड्रैगनों को मारा है। दोनों के बीच गर्मागर्मी होने लगती है, लेकिन राजकुमार उन्हें अलग करता है। वह ज़ैक्स को दूर भेज देता है और सेका को उसे उकसाने के लिए फटकारता है। सेका माफी मांगते हुए कहती है कि उसने अपना आपा खो दिया क्योंकि एथिल खतरे में पड़ गया था। वह आगे पूछता है कि क्या ड्रैगन का शिकार रानी द्वारा अनुमोदित किया गया है क्योंकि ड्रैगन देश का प्रतीक है, लेकिन सेसिलियो दावा करता है कि सब कुछ उसके निर्णय पर छोड़ दिया गया है और वह सेका को उसकी जगह याद दिलाता है। सेका आइफे की ओर मुड़ती है और पूछती है कि उसने जादू से अपना बचाव क्यों नहीं किया, लेकिन अथोस कहती है कि वह डरी हुई थी। वह एकदम जम गई। उसने उसे डांटते हुए कहा कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए उसे सक्षम होना चाहिए। अपना बचाव करते हुए वह सोचता है कि क्या उसे लाना एक गलती थी और वह रोने लगती है। राजकुमार उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसे प्राणी के सामने डरना स्वाभाविक है।
सेका कहता है कि यह उन दोनों का मामला है और उसे बताता है कि अगर वह लड़ नहीं सकती तो उसे कम से कम भाग जाना चाहिए या मदद मांगनी चाहिए। जब वे अपनी गाड़ी में लौटते हैं, सेगा को उसे डांटने का पछतावा होता है, लेकिन उसे एक घटना याद आती है जब उसका एक दोस्त डर के मारे जम गया था और एक अजगर ने उसे खा लिया था, इसलिए वह नहीं चाहता कि ईवा के साथ भी ऐसा हो। अगले दिन वे अजगरों के बारे में और जानने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। सेका को पता चलता है कि कुछ ऐसा ही अतीत में हुआ था। कुछ 100 साल पहले रानी ने एक अंडे से अजगर को पाला था और वह लोगों के साथ रहता था। आखिरकार एक और अजगर ऑस्ट्रेलिया में आया और वे पहाड़ पर एक साथ रहने लगे। लेकिन 50 साल बाद अजगर अधिक आक्रामक हो गए और इसका कारण ये था कि उनका एक बच्चा था। ईथा सोचती है कि बच्चों का क्या हुआ और कहा जाता है कि वयस्क होने के बाद वे घोंसला छोड़ गए थे। 50 साल बाद मादा अजगर बुढ़ापे से मर गई। ये सब 100 साल का था। ईथर को लगता है कि स्थिति अलग है क्योंकि वहां सिर्फ एक नर ड्रैगन होना चाहिए, इसलिए यह उनके बच्चों की रक्षा के बारे में नहीं हो सकता। सेका तय करता है कि पहाड़ पर जाकर खुद देखना ही सबसे अच्छा होगा। ईथर को लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन सेगा को भरोसा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह भाग सकता है। उसी रात ईफा उसके कमरे में आती है और उसे बताती है कि राजकुमार उसे बुला रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। सेका उससे कहता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है और उसे रात भर अपने कमरे में रुकने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे बिस्तर देता है, लेकिन वह कहती है कि यह उन दोनों के लिए काफी है। वे बिस्तर पर जाते हैं और सेगा सोचता है कि वह राजकुमार के बारे में क्या सोचती है। वह सोचता है कि क्या उसने उसके प्रस्ताव पर विचार किया है, ये कहते हुए कि उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हीथा सोचती है कि वह उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिन के लिए एक बार फिर माफी मांगते हुए सेका कहता है कि उसका मतलब यह नहीं था और ईथा सोचती है कि वह ये बात क्यों उठा रहा है। वह कहता है कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है और ईवा सोचती है कि अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे कैसा लगेगा। वह कहता है कि उसे अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वह ईथा कहती है कि वह इसे स्वीकार करने में सक्षम है, वह इस पर विचार करेगी। हालांकि हम उसे सुबह रोते हुए देखते हैं। ईथर पहले से ही मौजूद है। यूकी अचानक प्रकट होती है और ईवा के लिए बुरा महसूस करती है, उसे याद दिलाती है कि एथन उससे प्यार करता है। सेइका सोचता है कि वे सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, लेकिन यूकी समझ जाती है कि ईवा हमेशा से उससे प्यार करती रही है। सेइका ईवा के प्रति राजकुमार के बढ़ते व्यवहार के बारे में उससे सवाल करता है। वह सोचता है कि राजकुमार ईवा की ओर इतना आकर्षित क्यों है, और राजकुमार कहता है कि उसे ईवा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों आकर्षक लगती हैं। वह एक बार फिर ईवा से पूछता है, लेकिन सेइका मना कर देता है। हालांकि वह कहता है कि अगर ईथा तैयार है तो वह उनके रास्ते में नहीं आएगा। सेइका राजकुमार को बताता है कि वह अजगर को देखने के लिए पहाड़ पर जा रहा है। राजकुमार जानता है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वह सोचता है कि यह कदम उठाने का सही समय हो सकता है। सेइका ईफा को अलविदा कहता है और पहाड़ की ओर चल पड़ता है। जैसे ही ईफा अपने कमरे में लौटती है, लिज उसके पास आती है। लिज उसे उस भूमि के बारे में बताती है और कैसे वह मन्ना से भरपूर है। वह बताती है कि वह ईवा के आसपास की आत्माओं को देख सकती है और सुझाव देती है कि ईथर परियों की वंशज होनी चाहिए। वह ईथन को हरम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ईथा केवल सेइका के बारे में सोच सकती है। लिज सोचती है कि क्या वह अपने आप से संतुष्ट है। एक गुलाम है और जानता है कि ईथर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सेगा ईथर को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहना चाहती है, और लिज बताती है कि सेगा के आसपास की आत्माएं उससे वैसे ही दूर रहती हैं जैसे वे राक्षसों से दूर रहती हैं। ईवा मानती है कि सेगा इंसान है क्योंकि वे साथ पले बड़े हैं, लेकिन लिज कहती है कि वह उसकी मां को नहीं जानती जो एक राक्षसी हो सकती थी। ईथा सेगा पर विश्वास करने पर अड़ी रहती है और लिज उसे हरम घुमाने का फैसला करती है। लिज उसे हरम दिखाती है और वह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। ये वास्तव में एक स्कूल जैसा है जहां युवा लेमन को राज्य के भावी नेताओं और अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। लिज बताती है कि राजकुमार की मां वर्तमान शासक हैं और सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं। राजकुमार अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर चिंतित है, इसलिए वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, ड्रैगन की समस्याओं को सुलझाने और अपने लिए एक दुल्हन खोजने में जल्दबाजी कर रहा है। लिज कहती है कि वह उसे जन्म से जानती है और कहती है कि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए वह उम्मीद करती है कि ईवा उसका साथ देगी। इस बीच सेइका पहाड़ पर चढ़ जाता है और ड्रैगन को पाता है। ड्रैगन तुरंत उस पर आग बरसाता है, लेकिन सेइका अपनी सुरक्षा कवच से उसे रोक देता है। ड्रैगन उड़ जाता है और उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन सेगा टेलीपोर्ट करके रास्ते से हट सकता है। अपने ताबीज से वह एक द्वार खोलता है और अपने एक दानव को बुलाता है, जो एक तीव्र चीख निकालता है जिससे अजगर घुटनों पर आ जाता है। सेगा एक अग्निरोधी जाल बनाता है और अजगर को बांध देता है। यूकी सोचता है कि उसने जाल से शुरुआत क्यों नहीं की, लेकिन सेगा कहता है कि वह उड़ते हुए अजगर को बांधकर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सेगा घोंसले की ओर जाता है और देखता है कि वहां एक अंडा है। उसे यह अजीब लगता है क्योंकि अजगर नर होना चाहिए, लेकिन सेगा बताता है कि कुछ जीव अपना लिंग बदल सकते हैं और यहाँ तक कि स्वयं प्रजनन भी कर सकते हैं। वह अंडे की देखभाल करने लगता है और महसूस करता है कि शाही परिवार द्वारा अजगर को सेने की किंवदंतियां शायद सच थीं। वह अंडे को गर्म करने लगता है और सोचता है कि अजगर अंडे को गर्म रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अजगर आक्रामक क्यों हो गया था। सेगा सोचता है कि वापस जाने का समय हो गया है, लेकिन अजगर उसे अपने पास रखने पर जोर देता है।
इस बीच ईथर को राजकुमार से मिलने के लिए लाया जाता है। वह ग्रुड नाम के एक व्यक्ति से बात करता है जो AFA की शिक्षा और जादुई क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसकी एक नमूने के रूप में जांच करता है और उसकी कीमत तय करता है। राजकुमार इस बात से सहमत हो जाता है, कीमत और अपने अधीनस्थ से पुष्टि करता है कि ईथर भ्रमित है वे किस बारे में बात कर रहे थे। तभी राजकुमार सोने से भरा एक बड़ा थैला निकालता है और उसे बताता है कि उसे आजाद किया जाने वाला है। ईथर कहती है कि उन्हें सेका की अनुमति की आवश्यकता होगी, लेकिन राजकुमार जोर देता है कि वह इतना अधिक भुगतान कर रहा है कि सेका मना नहीं कर पाएगी। वह यहाँ तक सुझाव देता है कि वह गुलामी को समाप्त कर देगा ताकि सेका उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ईथर मना करने की कोशिश करती है और राजकुमार सोचता है कि वह गुलाम बनना क्यों चुनेगी, लेकिन ईथा कहती है कि गुलाम होने के बावजूद भी वह अपनी मर्जी से काम कर सकती है। राजकुमार का अधीनस्थ कागजात लेकर वापस आता है और कहता है कि उन्हें ईथा के उंगलियों के निशान चाहिए। राजकुमार हिचकिचाता है, लेकिन वह आदमी उसे बताता है कि ईथर को अंततः एहसास होगा कि यह उसके अपने भले के लिए था। राजकुमार अपने गार्डों को ईवा को रोकने का आदेश देता है और वह अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लिज अपने जादू का उपयोग करके एक अवरोध बनाती है जो हमारे जादू को रोक देता है। वह ईफा की उंगली काट देती है और उसके उंगलियों के निशान लेने की तैयारी करती है, लेकिन उसी क्षण अजगर प्रकट होता है और अवरोध टूट जाता है। सेइका प्रकट होता है और इस तरह आने के लिए माफी मांगता है। वह अजगर के साथ हुई स्थिति के बारे में बताता है और कहता है कि उसे अंडे को जीतने में मदद करने के लिए एक अग्नि उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। वह ईफा को देखता है और कॉल उसकी मदद के लिए निकला लूज उससे न जाने की चेतावनी देता है, लेकिन अत मानती है कि वह उससे प्यार करती है और दोनों उड़ जाते हैं। घोंसले पर पहुंचते ही उन पर अचानक लावा बाघ हमला कर देता है। सेइका अपने जादू से उसे रोक देता है और जेक को छिपने की जगह से बाहर आने के लिए पुकारता है। जेक और उसके आदमी प्रकट होते हैं और सेइका को एहसास होता है कि वे राजकुमार का इस्तेमाल ड्रैगन के अंडे तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। ये देखकर कि सेइका ने उसकी योजनाओं को समझ लिया है, जेक उससे छुटकारा पाने का फैसला करता है। वह अपने बाघ को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वह पानी के फव्वारे से उड़ जाता है। सेइका हैरान रह जाता है और पिछली बार की तरह डरने से इनकार कर देती है। बाघ फिर से हमला करता है और जेक अपने आदमियों को हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन सेइका अपने सफेद इन्फर्नो हमले का उपयोग करता है, जिससे सफेद लौ का एक विशाल विस्फोट होता है जो बाघ को पूरी तरह से वाष्पीकृत कर देता है। जेक सोचता है कि सेइका कौन है और वह खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर कहता है। ड्रैगन पास आता है और जेक के सभी आदमी भागने लगते हैं, लेकिन सेइका उन सभी को अपनी लताओं से पकड़ लेता है और उसकी किताब को राख में बदल देता है। सेइका अत की प्रशंसा करता है और उससे प्रभावित होता है कि वह सेइका ने जल जादू भी सीख लिया है, जिससे उसे एक विशेष शक्ति प्राप्त हो गई है। सेइका राजकुमार को रिपोर्ट करती है और खुलासा करती है कि जेक उसे धोखा दे रहा था, जिसके बाद राजकुमार उन सभी को कैद कर लेता है। वह अजगर के आक्रामक होने के कारण के बारे में रिपोर्ट देना जारी रखती है और सुझाव देती है कि यदि राजकुमार अंडे सेने में मदद करे तो अजगर एक बार फिर लोगों को अपना परिवार मानेगा और भूमि की रक्षा करेगा, लेकिन राजकुमार इस समाधान से खुश नहीं है, ये सोचकर कि इसे निर्णायक माना जाएगा और शाही दरबार को संतुष्ट करने में विफल रहेगा। वह सेइका से अजगर को मारने के लिए कहता है, ये सुझाव देते हुए कि चूंकि वह घोंसले में अकेला है, इसलिए वह अजगर को जहर दे सकता है। सेइका को विश्वास नहीं होता कि वह क्या कह रहा है और राजकुमार कहता है कि उसे अगले राजा बनने के योग्य साबित करने के लिए ऐसा करना ही होगा। सेइका इनकार कर देता है और राजकुमार अपने रक्षकों को बुलाता है और कहता है कि सेइका पर अजगर को जादुई रूप से प्रभावित करने का संदेह है। राजकुमार AFA को बताता है कि वह अब स्वतंत्र है और सेइका खतरनाक है, लेकिन सेइका बीच में आ जाता है और अपना आपा खोने लगता है। राजकुमार को डांटता है और उसे बच्चा कहता है, ये कहते हुए कि वह AFA को कभी भी उसके हवाले नहीं करेगा। सेइका चिंतित है कि कहीं वह बहुत आगे तो नहीं बढ़ गया, लेकिन लिज हंसने लगती है और रक्षकों को पीछे हटने के लिए कहती है। वह पूछती है कि अत इस सब के बारे में क्या सोचती है और एथन एक बार फिर राजकुमार के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि वह बस वापस जाना चाहता है सेइका के साथ अकादमी जाते हुए। लिज राजकुमार से कहती है कि उसे हार मान लेनी चाहिए और वह सेइका से माफी मांगती है। सेइका भी अपना आपा खोने के लिए माफी मांगता है। उसकी AFA से निजी बातचीत होती है और वह देख सकती है कि AFA सेइका के साथ रहने पर अड़ी हुई है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे कुछ प्रकाश आत्माएं देती है जो काफी दुर्लभ हैं और उपचार के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हीथा उसे परियों की कहानियों की एक एल्फ राजकुमारी की याद दिलाती है और अकादमी वापस जाते समय उसे शुभकामनाएं देती है। सेइका सोचता है कि वह किस तरह के लड़के में दिलचस्पी रखती है और वह उसका वर्णन करते हुए कहती है कि वह बुद्धिमान, मजबूत, दयालु और थोड़ा एकांतप्रिय है। सेइका सोचती है कि वह बहुत ज्यादा नखरे कर रही है, शायद उसे ऐसा लड़का न मिले, लेकिन वह सोचती है कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहीं और हम देखते हैं कि शैतानों का एक समूह राक्षसों के एक झुंड से लड़ रहा है। शैतानों के पास प्रभावशाली क्षमताएं हैं और वे आसानी से राक्षसों को नष्ट कर देते हैं। शैतान एक आदमी को घेर लेते हैं जो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने उसके फंसे हुए राक्षस को इतनी आसानी से हरा दिया। बॉस उस आदमी से रास्ता दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करता। अचानक उस आदमी का तुरुप का पत्ता सामने आता है और बॉस अपनी आंखों का इस्तेमाल करके देख सकता है कि वह क्या है। एक बूढ़े साइक्लोप्स के सरदार ने खुद ही मामले को संभालने का फैसला किया, लेकिन जब साइक्लोप्स ने उस पर हमला किया तो
वह आसानी से हथियार नष्ट कर देता है और साइक्लोप्स पर हमला करता है, जो अपनी आंख से लेजर फायर करता है, लेकिन बॉस उसे रोक देता है और साइक्लोप्स को मार गिराता है। बाकी राक्षस प्रभावित होते हैं और अंततः उस आदमी को खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वे हीरो को ढूंढकर मारने के मिशन पर हैं। अकादमी में वापस आकर सेका एएमयू से कहता है कि वह उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहता है। एएमयू चौंक जाती है और ईथर मान लेता है कि वह एएमयू के साथ रहना चाहता है, लेकिन सेका बात साफ कर देता है कि वह छुट्टी के दौरान घर वापस जा रहा है और उसके पिता उस जादूगर से मिलना चाहते थे जो हर तत्व का उपयोग कर सकता है। एएमयू मान जाती है और सेका उसे भी साथ आने के लिए आमंत्रित करता है। जब वह यूकी के साथ अकेला होता है तो हमें पता चलता है कि वह घर जाने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और भी उनसे मिलना चाहता है। जब वे पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उसके बड़े भाई लॉफ्ट द्वारा किया जाता है। सेका अपने दोस्तों का परिचय कराता है। अनीता के पिता एडिस अपनी बेटी को देखकर खुश होते हैं। अचानक ग्लाई के प्रकट होने से उनकी बातचीत रुक जाती है। सेका चिंतित हो जाता है कि वह अभी भी अकादमी में उसकी जगह लेने से नाराज है। वह लड़का लगभग उसे धन्यवाद देता है और खुश है कि उसने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। उसे अभी भी अपमानित होना याद है। वह सेका से द्वंद्व युद्ध करने की मांग करता है। एएमयू उससे मुकाबला करने के लिए आगे आता है और सेका कहता है कि वह उससे द्वंद्व युद्ध करेगा। अगर वह जीत जाता है तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और अल्मा आक्रामक हो जाती है। ग्लाइड अचानक जादू का प्रयोग करता है जिससे अल्मा को झटका लगता है और वह उसे उसी क्षण निहत्था कर देता है। अल्मा शिकायत करती है कि उसने जादू से धोखा दिया है, लेकिन ग्लाइड कहता है कि उसने वास्तव में कोई जादू नहीं किया। ग्लाइड सेका से लड़ने की मांग करता है, लेकिन इससे पहले कि वे लड़ सके राजकुमारी फियोना अचानक प्रकट होती है। गोलियात उसका योद्धा है और वह उससे कहती है कि वह सेका के खिलाफ लड़ाई हार जाएगा, इसलिए वह लड़ाई रोक देता है। सेका उसे किसी की बात सुनते देखकर हैरान हो जाता है और ग्लाइड फियोना को पवित्र राजकुमारी के रूप में पेश करता है, जो सभी के लिए एक झटका होता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, यूकी सोचती है कि पवित्र राजकुमारी कौन होती है और हमें पता चलता है कि यह कोई आधिकारिक उपाधि नहीं है, बल्कि वह सम्राट और एक पुजारिन की संतान है, इसलिए उसमें दोनों का खून है। अल्मा सोचती है कि पवित्र राजकुमारी यहाँ क्यों है, लेकिन वह उन्हें बताती है कि वह उससे मिलना चाहती थी क्योंकि वह किंवदंतियों के नायक की तरह दिखती है। फियोना को अपनी माँ का एक सपना याद आता है। वह उन्हें बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक रही है और उनसे कहती है कि जब वह वापस कैपो के पास जाए तो वे उसके साथ चलें। उसके जाने के बाद अल्मा को समझ नहीं आता कि सेका को कैसे पता चला कि वह यहाँ होगी। हम सेनका के पिता को उनके अध्ययन कक्ष में देखते हैं और वह एडिस से खुलकर बोलने को कहते हैं और पूछते हैं कि क्या वह इस बात से नाराज है कि उन्होंने अत को अकादमी भेजा है, लेकिन एडिस इस बात से ज्यादा परेशान है कि अत सेका की सेवा कर रही है क्योंकि उसे यह बात अजीब और डरावनी लगती है। लेकिन सेगा के पिता कहते हैं कि वह अकादमी में अच्छा कर रहा है। वे सभी साथ में रात का खाना खाते हैं और राजकुमारी अजीब तरह से पुनर्जन्म के बारे में बात करती है, लेकिन सेका विषय बदल देता है। उसके पिता उसकी ड्रैगन खोज की प्रशंसा करते हैं और उसकी माँ उसे उनसे ज्यादा बार पत्र लिखने के लिए कहती है। सेका ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे जीवन भर नजरअंदाज किया है। अपने कमरे में वापस अल्मा उससे मिलने आती है। वह बस उसके साथ समय बिताना चाहती है और पूछती है कि क्या वह स्नातक होने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की योजना बना रहा है, ये कहते हुए कि वह शायद एक साहसी बनने के लिए वापस जाएगी। लेकिन सेगा को वह समय याद आता है जब वे दोनों एक साथ कालकोठरी में फंस गए थे और उसने उससे वादा किया था कि वह उसके साथ साहसिक यात्रा पर जाएगा, इसलिए वह भी एक साहसी बनने की योजना बना रहा है। अल्मा हैरान है कि वह अपने वादे को इतनी गंभीरता से ले रहा है, लेकिन खुश है कि वे साथ रह सकते हैं। अगले दिन सेगा राजकुमारी को शहर घुमाता है। जीएलआई उसे याद दिलाता है कि वे पिछली रात को चले गए थे। पीछे होने के कारण उन्हें राजकुमारी की सुरक्षा करनी होगी। राजकुमारी उसका हाथ थाम लेती है ताकि वह खो न जाए और वे बाजार घूमने निकल पड़ते हैं। वे कुछ खाने की चीजें चखते हैं, लेकिन निर्माण स्थल के पास से गुजरते समय वे अलग दिखने लगते हैं। वहां अचानक लकड़ियां गिरती हैं, लेकिन गाय अपनी पवन जादू का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है और एक गोलेम बनाकर उनकी रक्षा करता है। सेइका उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन राजकुमारी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। सेइका अंत में उसके लिए एक उपहार लाता है और उसे पहनने में उसकी मदद करता है। राजकुमारी को यकीन नहीं होता कि वह कैसी दिख रही है, लेकिन सेइका जादू का उपयोग करके उसके लिए एक दर्पण बनाता है। ग्लाइड को लगता है कि उसका जादू अजीब है, लेकिन राजकुमारी उपहार से खुश है। उसी दिन बाद में सेगा ग्लाइड को कड़ी मेहनत करते हुए पाता है और वह समझ जाता है कि राजकुमारी ने उसे अपना नाइट क्यों चुना। लेकिन ग्लाइड कहता है कि उसे उसके कौशल के लिए नहीं, बल्कि एक अलग कारण से चुना गया था। वह बताता है कि राजकुमारी में भविष्य देखने की क्षमता है। सेइका सोचता है कि क्या ये सच है, लेकिन ग्लाइड कहता है कि उसकी माँ एक भविष्यवक्ता थी जिसने नायक और दानव राजा की भविष्यवाणी देखी थी। सेइका सोचता है कि वह उससे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन गाय उसे चेतावनी देता है। अगले दिन राजकुमारी उसके रास्ते में बाधा न बनने के लिए चारों ओर देखती है, लेकिन उसका उपयोग करते हुए अपने ताबीजों की मदद से वह यूकी से बच निकलने में सक्षम है। यूकी सोचती है कि भविष्य देखने की उसकी क्षमता कैसे काम करती है। वह कहती है कि यह उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता जैसी लगती है, लेकिन सेगा राष्ट्र को समझाता है कि जानकारी और उपकरणों का उपयोग करके कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना सीमित है, लेकिन उसकी क्षमता पूरी तरह से अलग है।
जब सभी गुजर रहे थे, सेका झाड़ी से निकलकर उसे चौंका देता है। सेगा फिर से एक साथी को हार गया है और सेगा को यह अजीब लगता है क्योंकि उसे उससे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। वह कहती है कि राजकुमारी अकेले शतरंज खेलते हुए अकेली लग रही है, इसलिए सेगा उसके साथ शामिल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी उसे चुनौती देने को तैयार नहीं है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह खेलना जानता है। सेगा कहता है कि वह अभी शुरुआत कर रहा है, इसलिए राजकुमारी उसे एक बाधा देती है, केवल 4 प्यादे छोड़कर। सेगा सोचता है कि यह एक तरफा होगा, लेकिन राजकुमारी उसे एक शर्त लगाती है कि विजेता हारने वाले से कुछ भी करने का अनुरोध कर सकता है। सेगा हिचकिचाता है, इसलिए वह उससे कहती है कि अगर अनुरोध बहुत ज्यादा है तो वह मना कर सकता है। सेगा सहमत हो जाता है और वे खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे खेलते हैं, राजकुमारी उससे पूछती है कि उसके अनुसार सबसे मजबूत मोहरे कौन हैं और वह कहता है कि वे स्वयं सबसे मजबूत हैं क्योंकि वे सीधे नहीं लड़ते हैं और वे छाया से अन्य सभी मोहरों को नियंत्रित करते हैं। कहता है कि अधिकांश लोग ऐसा करेंगे, राजा या ड्रैगन नाइट्स को सबसे शक्तिशाली कहो, लेकिन वह मानती है कि सबसे शक्तिशाली शांति वे हैं जो राजा और सैनिकों के अलावा देश में रहने वाली आम जनता है। उसके साथ कभी राजा या नाइट्स नहीं थे, इसलिए उसने जनता का समर्थन हासिल किया और उसे विश्वास है कि वह जीतेगी। सेका सोचती है कि क्या यही वह चीज है जो उसने अपने भविष्य देखने के माध्यम से देखी थी और वह आश्चर्यचकित है कि सेका को इसके बारे में पता है। सेका उनके मैच से बाहर है और राजकुमारी उसका समर्थन हासिल करना चाहती है, इसलिए वह उसे उसके असली इरादों के बारे में पूछता है। वह कहती है कि वह लोगों को बचाना चाहती है, एक बड़े गड्ढे का वर्णन करते हुए जिसके पास बच्चे खेल रहे हैं। वे इसे नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए वे अंततः उसमें गिर जाएंगे, इसलिए वह उन्हें बचाना चाहती है, लेकिन वह कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकती, इस चिंता में कि इससे कुछ भविष्य बदल सकता है। ये सुनकर सेगा उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अब कैपिटल वापस जाने का समय है और लफ उन्हें विदा करता है। मेबल चाहती है कि वह और देर तक रुक सके क्योंकि उसे बस आराम करना है, लेकिन सेगा उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर वापस जाना है। वे चल पड़ते हैं और सेगा गाय और राजकुमारी के साथ सवारी करता है क्योंकि यह सबसे स्थिर गाड़ी है। गोलियात के आश्चर्यजनक सेगा में ऐसी कमजोरी है और सेगा अपने काफिले की निगरानी कर रहा था, तभी अचानक एक धमाका हुआ, लेकिन केवल एक नकली गाड़ी ही नष्ट हुई। सेगा बाहर गया और देखा कि उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। डाकुओं का सरदार अपने आदमियों को गाड़ियों की तलाशी लेने और सेगा पर तीर चलाने का आदेश देता है, लेकिन सेगा उनके हमले की तैयारी करते हुए एक चुंबकीय बादल बनाता है जो सभी तीरों को रोक देता है। डाकू जादू से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेगा आसानी से अपने सुरक्षा कवच से उसे रोक देता है। ग्लाय और उसके आदमी जवाबी हमला शुरू कर देते हैं और राजकुमारी डाकुओं को जिंदा पकड़ने का अनुरोध करती है, इसलिए सेगा अपनी लताओं का उपयोग करता है जो तुरंत सभी डाकुओं को बांध देती हैं। सेगा गिरोह से मिलता है और वे सोचते हैं कि जब उनके पास सेना थी तो डाकुओं ने हमला करने की कोशिश क्यों की और वे उनके साथ क्या करने वाले हैं। राजकुमारी सेगा को बुलाती है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि उसके पीछे कौन है, लेकिन उसके इतने दुश्मन हैं कि वह नहीं जानती कि वह कौन है। सेगा सोचता है कि वह डाकुओं के साथ क्या करेगी, लेकिन उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने उन्हें पूछताछ के लिए राजधानी वापस ले जाने के लिए पहले से ही कुछ अतिरिक्त गाड़ियां तैयार कर रखी थीं। सेगा सोचता है कि अगर वे छूट गए तो ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि डाकू वे अपनी अतिरिक्त सेना का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वे सलीके से व्यवहार कर रहे हैं। सेगा सोचती है कि इससे वे और भी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन वह कहती है कि उनकी अतिरिक्त सेना नहीं आएगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे राजधानी लौट आते हैं और अलग हो जाते हैं। राजकुमारी उनके साथ के लिए धन्यवाद देती है और सेगा को याद दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। हम डाकुओं के दूसरे समूह को देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका सामना राक्षसों के समूह से हुआ और वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। वे नायक को मारने के अपने मिशन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजधानी की ओर बढ़ते रहे। प्रधानाचार्य सेका से नए छात्रों के स्वागत में भाषण देने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि चुना जाना आमतौर पर सम्मान की बात होती है, हालांकि वह जानती है कि सेगा को इसकी परवाह नहीं है। सेगा अनुरोध स्वीकार कर लेता है और यूकी सोचती है कि क्या ये वास्तव में ठीक है क्योंकि इससे वह सबसे अलग दिखेगा, लेकिन सेगा कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और वह सोचता है कि क्या वह अपने पिछले जीवन में जिस तरह से मरा था उसके बाद सेगा बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। हालांकि उसे लड़कियों से दोस्ती करने का कोई पछतावा नहीं है। वह सोचता है कि अगर वह सबसे अलग भी दिखे तो भी ठीक रहेगा। यूकी सोचती है कि क्या उसे आने वाले खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सेगा उसे बताता है कि उसके लिए यह आसान होगा और कोई भी नहीं करेगा। हालांकि हम जानते हैं कि वह वही था। हम शहर के बाहर राक्षसों के समूह को देखते हैं। नेता जोर ध्यान देता है कि चिंता करने के लिए कोई शाही रक्षक या उच्च स्तरीय साहसी नहीं है, हालांकि उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसे बेचैन कर देता है। वह दूसरों को योजना समझाता है और कहता है कि वे अलग अलग होकर सभी छात्रों को केंद्र भवन की ओर ले जाएंगे, जहां वे सभी का नरसंहार करेंगे और अराजकता फैलाएंगे जब तक कि नायक प्रकट नहीं हो जाता। जोर उन्हें आश्वासन देता है कि वे सफल होंगे और सभी एक साथ लौट आते हैं। राक्षस आश्वस्त हैं कि वे जीतेंगे और शहर में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वे अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे क्षेत्र में लाल धुंध छाई हुई मिलती है। राक्षस गनीस कुछ छात्रों को पास आते हुए देखता है और अपनी ज्वालाओं से हमला करता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आता है उसे कुछ अजीब लगता है।
चुड़ैल परसेरिया और जानवर प्रशिक्षक लोनी क्षेत्र का पता लगाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि जोर का अनुसरण करने के बाद से वे दोनों कैसे मजबूत हो गए हैं। वे अचानक एक छात्र को भागते हुए देखते हैं और लोनी अपने भेड़ियों को उसके पीछे भेजता है। वे उसका पीछा करते हुए धुंध में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लोनी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने भेड़ियों को वापस बुला लेता है और वे उसके लिए कुछ अजीब चीज लाते हैं, जैसे कि राक्षस। किंग मर्डरेव पड़ताल करता है। जोर सोचता है कि उसे कोई क्यों नहीं दिख रहा। तभी अचानक उस पर हमला होता है और मेबल उसके सामने प्रकट होती है। मेबल सोचती है कि वह व्यापारी संघ के लिए काम कर रहा है, लेकिन जोर को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे पर वार करते हैं और जोर मेबल से प्रभावित हो जाता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए कितनी आसानी से कुल्हाड़ी चला सकती है। जोर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन मेबल अपने खंजर फेंकती है जिसे मोटर अपनी बांह से रोक लेता है। हालांकि मेबल अपना जादू सक्रिय कर देती है जिससे वह अंधेरे में बंध जाता है, लेकिन मोटरेव आसानी से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसमें सभी जादू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। वह अपने क्लब को नीचे पटकते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन पाता है कि वह अजीब तरह से गायब हो गई है। जोर खुद को एक अजीब जगह पर पाता है और गनीस आकर बताता है कि यह उनका निर्धारित मिलन स्थल नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें अजीब तरह से वहां निर्देशित किया गया था। उनके अन्य सदस्य भी आ जाते हैं। वे अपने अजीब अनुभवों पर चर्चा करते हैं और अपने द्वारा पाए गए ताबीज दिखाते हैं। जोर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है। हालांकि सेका अचानक प्रकट होता है और बताता है कि उन्होंने जिन लोगों को देखा था वे सभी उसके शिकिगामी थे। हालांकि वह मुतारेव को बताता है कि मेबल असली थी। कर सकना सेका की ताकत देखकर जोर उससे लड़ने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन सेका द्वारा उसके एक ताबीज को काटकर वह तुरंत अपना आपा खो बैठता है। जोर कहता है कि श्रापों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। जोर भयभीत हो जाता है, लेकिन परसेरिया अपनी तीसरी आंख सक्रिय करके सेका पर हमला करती है और पत्थर में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन यह उस पर काम नहीं करता। सेका अपने एक राक्षस को बुलाता है और एक विशालकाय सांप को बाहर निकालता है। उस सांप की एक आंतरिक तीसरी आंख होती है जिससे परसेरिया का दिल रुक जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। लोनी का सांप जमीन से बाहर निकलता है, लेकिन वह सेका के सांप का मुकाबला नहीं कर पाता। लोनी अपनी वशीकरण क्षमता का उपयोग करके सांप से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसे पुकारता है, लेकिन जोर उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और सांप उसे खा जाता है। सेका को यह मजेदार लगता है। उसने उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन कहता है कि यह काम नहीं किया क्योंकि उसे मनुष्यों से गहरी नफरत है। जोर अविश्वास में है और पछताता है कि उन्होंने कभी सेका को चुनौती क्यों दी। अपनी विशेष आंखों का उपयोग करके वह उसकी सभी क्षमताओं को देख सकता है और यह भी कि सेका ही असली दानव राजा है। वह गनीस को बताता है। सेइको को रोके रखते हुए वह अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके भाग निकलता है, लेकिन सेगा बताता है कि वह एमयू की रक्षा कर रहा है और जोर यह जानकर बेहद निराश हो जाता है कि दानव राजा ने उनका साथ दे दिया है। जोर गनीस को अपने सहयोगियों तक खबर फैलाने के लिए कहता है और समय बिताने की कोशिश करता है। वह अपने हमले की तैयारी करता है, लेकिन सेगा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से हरा देता है। जब धूल छंटती है तो लगता है कि गनीस शहर से बाहर भागने में कामयाब हो गया है। गनीस लड़खड़ाता हुआ जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि सेका दानव राजा है। झाड़ी में एक खरगोश को देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन अचानक उसकी छाती में चाकू घोंप दिया जाता है। वह सोचता है कि उस पर हमला कैसे हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि यह सेका के श्रापों में से एक था और युकी भी उसकी शक्ति से थोड़ा डरी हुई है। मेबल दौड़ती हुई आती है और मुदारिब के बारे में पूछती है क्योंकि उसे चिंता है कि वह किसी और पर हमला कर सकता है, लेकिन सेका उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उसने पहले ही मामला सुलझा लिया है और इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद छात्र एक और दावत मना रहे होते हैं और सेका सोचता है कि उसे अपने भाषण में क्या कहना चाहिए। वह अल्मा से पूछता है कि जब उसे भाषण देना पड़ा तो उसे कैसा लगा, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसका भाषण राक्षसों द्वारा बाधित किया गया था, लेकिन वह एक साथ मजबूत होने और सभी के साथ साथी बनने के बारे में बात करती। सेका अपने भाषण के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक शूरवीर आ जाते हैं। वह गोला बारूद की तलाश में बीच में ही रुक जाती है। मेबल अपनी पहचान बताती है और नाइट्स उसे बताते हैं कि उस पर साम्राज्य के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि उसने एक दानव दूत की हत्या की है। लेकिन एमयू को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है और नाइट्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मेबल पलटवार करने की तैयारी करती है, लेकिन सेका उसे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि अमन निर्दोष है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और एमयू को ले जाया जाता है। सेगा प्रिंसिपल से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि साम्राज्य एमयू को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेगा को यह अजीब लगता है कि साम्राज्य हीरो से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है और प्रिंसिपल कहती है कि वह एमयू की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सेका को चेतावनी देती है कि वह कोई भी जल्दबाजी वाला कदम न उठाए, लेकिन सेका की कुछ और ही योजनाएं लगती हैं। उसे एमयू को बचाने की उसकी क्षमता पर संदेह होता है। जब सेका कार्यालय से निकलता है तो वह एफए और मेबल से कहता है कि चिंता न करें क्योंकि प्रिंसिपल उसे बचाने के लिए काम कर रही है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि रात में सेगा अपने ड्रैगन को बुलाता है जो अभी भी अपने नए शरीर के प्रति अवज्ञाकारी है।
वह उसे खुद को पहचानने के लिए मजबूर करता है और युकी प्रकट होती है, उसे चेतावनी देती है कि वह न जाए और सुझाव देती है कि उसे एम्यू को बचाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वह सोचती है कि अगर वह समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है, देश उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और अंततः उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुई थी। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसा किया था, लेकिन सेगा को इसकी परवाह नहीं है। वह कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे नष्ट कर देगा। युकी देखती है कि वह अपने अतीत के बारे में सोचकर क्रोधित है और उसे पुनर्विचार करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे अपनी जगह जानने के लिए कहता है और अपने ड्रैगन को राजधानी की ओर जाने का आदेश देता है। इस बीच हम सभी को कैद में देखते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए, उसके लिए चिंतित और आशा करते हुए कि वह सेगा को फिर से देखेगी, लेकिन अचानक उसे एक आगंतुक मिलता है। सेगा अपने ताबीजों को छोड़ते हुए राजधानी की ओर उड़ता है, जो रूपांतरित होते हैं और उसे एम्यू को खोजने में मदद करते हैं। वह महल में उतरता है और उनकी सुरक्षा से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि उसे एक गार्ड देख लेता है जो सीटी बजाता है और कई तीरंदाज अपनी स्थिति ले लेते हैं। वे सेका पर तीर चलाते हैं, लेकिन सेका अपने चुंबकीय बादल को बुलाता है जो उसे उन सभी तीरों से बचाता है जो वे उस पर चलाते रहते हैं। इसलिए सेका उन पर 2 विशाल चट्टानें गिरा देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे और भी गार्ड मिलते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है, लेकिन वह उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहता है और कहता है कि वह उनका कहना मानने वालों को बख्श देगा। गार्ड उस पर जलते हुए तीर चलाते हैं और सेका को बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह अपने सफेद रंग से जवाबी कार्रवाई करता है। इन्फर्नो से गार्ड तुरंत तबाह हो जाते हैं, लेकिन गार्ड गोलीबारी जारी रखते हैं और सेका अपने एक दानव को बुलाता है जो पल भर में गार्डों को काट डालता है। सभी गार्ड उस पर हमला करते हैं, लेकिन सेका अपनी ज्वालाओं से उन सभी को जला देता है। वह अंततः एम्यू तक पहुंचता है, उसे नष्ट कर देता है और उससे कहता है कि वह उसे बचाने आया है। अल्मा को चिंता होती है कि उसे छुड़ाने के लिए वह मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन सेगा उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है। अल्मा सोचती है कि वे उसका नाम साफ कर देंगे और वह ठीक हो जाएगी। उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन सेका उसे बताता है कि वह नायिका है, इसलिए चीजें इतनी आसान नहीं हैं। एम्यू भ्रमित हो जाती है और सेका समझाता है कि हर कुछ 100 वर्षों में नायक और शैतान राजा का पुनर्जन्म होता है और वह वर्तमान चक्र में नायक का पुनर्जन्म है और साम्राज्य जानबूझकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। सेका अचानक किसी को पास आते हुए देखता है और पता चलता है कि वह जीएलआई है। सेगा सुझाव देता है कि गोलियां द्वंद्व युद्ध अभी भी उसके पास है, लेकिन राजकुमारी फियोना अचानक प्रकट होती है और कहती है कि वह सिर्फ बात करना चाहती है। सेगा समझ जाता है कि उसके आदमी बाहर हैं, लेकिन वह जानती है कि उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। सेगा पूछता है कि वह क्यों मारने की कोशिश कर रही है। एम्यू, जब शैतान उसका दुश्मन होना चाहिए। राजकुमारी बताती है कि हालांकि एक समय नायक ने शैतानों के खिलाफ देश को बचाया था, लेकिन वर्तमान युग में साम्राज्य और शैतान दोनों के पास सेनाएं हैं और किसी भी पक्ष ने युद्ध नहीं जीता है, इसलिए नायक और शैतान राजा की अवधारणाएं केवल अतीत की बातें हैं। सेका सोचता है कि अगर ऐसा है तो भी एम्यू को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजकुमारी समझाती है कि नायक का अस्तित्व ही वह चिंगारी हो सकता है जो युद्ध को जन्म दे सकती है, ये सुझाव देते हुए कि राक्षस भी उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध की चिंगारी को रोकने के लिए। सेका सोचता है कि क्या उसे शांति बनाए रखने के लिए अल्मा को बलिदान होने देना चाहिए, लेकिन राजकुमारी कसम खाती है कि वह एम्यू को बचाने की कोशिश कर रही है। वह सेगा को पीछे हटने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा और एम्यू को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करने का वादा करती है। लेकिन सेगा को एहसास होता है कि उसने पहली मुलाकात से ही उन्हें बहकाया है, इसलिए वह उस पर भरोसा नहीं करता। राजकुमारी उसे शतरंज में हारने पर उसके आदेश का पालन करने के अपने वादे की याद दिलाती है, लेकिन सेगा उस पर भरोसा करने से इनकार कर देता है। कोई और विकल्प न होने पर राजकुमारी उन्हें महल से बाहर ले जाती है, जहां उसने उनके लिए एक गाड़ी तैयार रखी है और उन्हें मुख्य क्षेत्र की ओर जाने की सलाह देती है। लकाना शहर से निकलते समय अल्मा ने धन्यवाद दिया। राजकुमारी को उसके लबादे के लिए धन्यवाद, क्योंकि वह तब मिलने आई थी जब अल्मा कैद थी। विदाई के समय सेगा को अपना वादा न निभाने का पछतावा होता है, इसलिए वह इसकी भरपाई करने का फैसला करता है। वह कई दरवाजे खोलता है जिससे भारी संख्या में ताबीज निकलते हैं और एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो उसके द्वारा मारे गए सभी लोगों को वापस ले आता है। राजकुमारी यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इससे उसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं क्योंकि उसने एक राक्षस हमले की झूठी कहानी तैयार की थी। सेगा माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी मंशा अच्छी थी। सेका और अल्मा राजधानी छोड़ देते हैं और सेका सोचती है कि मेबल और अथुन के बारे में चिंतित होंगी। अल्मा को अकादमी से पढ़ाई छोड़ने का दुख होता है, जबकि वे स्नातक होने के बहुत करीब थे, लेकिन वे साहसी बनने के लिए उत्सुक हैं। हम देखते हैं कि राजकुमारी मेबल और अथ को स्थिति समझाने वाला एक पत्र भेजती है। सेका और अथ अंततः मुक्त शहर पहुंचते हैं। वे वहां हलचल देखते हैं और ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मेबल और अथ पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।